मतलब जो सच है वो सच है, गोरे हमसे टेक्नोलॉजी में बहुत आगे हैं। अच्छा, तो उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है कि गोरा जब बुक को पढ़ता है ना, तो वो उसको इस काबिल नहीं छोड़ता 6 महीने पढ़ने के बाद कि उससे कोई दूसरा बंदा पढ़ाई कर सके। वो इतनी पतली बुक को ना वो इतना मोटा कर देता है, क्योंकि जब आप बुक के एक एक पेज को बाकायदा पढ़ाई करते हैं उसकी, तो वो पेज मुड़ जाते हैं कोने से, और वो मुड़ के इतना बड़ा हो जाता है, इतनी मोटी हो जाती है बुक वो। अच्छा, और उसकी तारें वारें सब बाहर कर देता है वो। तो देखो, बुक जो होती है ना, वो संभाल के रखने के लिए, जल्द चढ़ा के रखने के लिए, मतलब जब मुझे अच्छी तरह याद है, जब मैं स्कूल में होता था तो कॉपी में, और स्क्रीन जो है मैंने बंद की हुई है दोस्त, इसलिए शो नहीं हो रही। जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो मेरे घर में ना मुझे एक एक कॉपी पे 8-10 कॉपीज़ होती थी, 8-10 बुक्स होती थी, सब पे जल्द चढ़ा के, और उसके ऊपर से शॉपर एक चढ़ा के दिया जाता था। सही है, आप सब लोगों को भी बचपन में इसी तरह दी गई होंगी बुक्स, और सख्ती से ये घर से बोल के भेजा जाता था कि बुक में कुछ मार्किंग्स नहीं करना। ठीक है, और बुक में जो भी मार्किंग होती थी वो सारी पेंसिल से होती थी। अच्छा, फिर उसके बाद साल ख़त्म होता है तो क्या होता है, वही बुक हम क्या करते हैं, बुक स्टॉल में लेके जाते हैं, वो आधी कीमतों में बिक जाती है दोबारा। अच्छा, तो हमें लगता है हमने पैसे बचा लिए। अब अच्छा, एक और भी है, मिसाल के तौर पे जैसे मैं अपनी अगर बात करूं, तो मैं जब 9 में जाने वाला था, तो मेरे ख़ानदान में ना मुख्तलिफ़ खालाएँ हैं, उन्होंने पहले ही ऐलान कर दिया कि भाई हमारे पास ना 9 का कोर्स पड़ा हुआ है। तो चाहिए हो तो ले लेना। तो कोर्स आ गया, ख़रीदना नहीं पड़ा। अच्छा, वो कोर्स बिल्कुल फ्रेश और बिल्कुल नया, कोई उसमें मार्किंग नहीं, एक पेज भी गायब नहीं उसका, बिल्कुल बेहतरीन चला हुआ था वो। सही है, इसी तरह सख्ती से इस्तेमाल किया होगा किसी ने। उसके बाद जो है आपका, वो पूरा साल मेरे पास चली बुक। उसके बाद ज़ाहिर है मेरे से छोटे जो कज़न्स हैं मेरे, वो भी 9th में आने वाले हैं 1-2 साल बाद, तो वो उनके लिए रिज़र्व हो गई बुक। तो नस्ल दर नस्ल हम बुक्स को इस्तेमाल कर रहे हैं, बुक्स को हम चला रहे हैं। तो इस तरीके से ना कौमें आगे नहीं बढ़ती हैं, इस तरीके से कौमें तरक्की नहीं करती हैं। सर कौमें, हमारा सिलेबस भी तो चेंज नहीं होता साल साल। अब वो तो अब होना शुरू हो गया ना, मेरे टाइम पे नहीं होता था। सर मेरे, हमारे टाइम पे भी नहीं होता था। हाँ, तो लेकिन बात पॉइंट मेरा ये है कि यार देखो, गोरा जो है ना बुक को पढ़ता है, इसलिए वो आगे है। हम बुक को पढ़ते नहीं हैं, इसलिए हम पीछे हैं। तो बुक को पढ़ना है। हम आम तौर पे हमारे यहाँ स्कूल में देखो क्या होता है, आप अपने छोटे भाइयों को देखेंगे, और आप अपने, हमारे साथ भी यही हुआ है आज से 15 साल पहले जब मैं स्कूल में था। तो होता ये था कि टीचर आता था क्लास में, टीचर कहता था कि भाई खड़े हो जाओ, एक कोई स्टूडेंट खड़ा होता था, और वो चैप्टर नंबर 1 को उसने रीड किया। ठीक है, रीड किया उसने, अंग्रेज़ी में लिखा हुआ है वो, उसने, उसको पता भी नहीं चल रहा वो बोल क्या रहा है, बस वो रीड कर रहा है, कभी कोई अटक के कर रहा है, कोई रवानी से कर रहा है, लेकिन वो रीड कर रहा है। ठीक है, अच्छा, रीडिंग के फिर अगर उसको रीडिंग नहीं करनी आ रही तो उसको फिर छड़ी भी लगती थी बेचारे को। अच्छा, समझ में फिर भी उसको नहीं आ रहा है कि वो पढ़ क्या रहा है। अच्छा, रीड किया, एक पैराग्राफ एक ने किया, दूसरा पैराग्राफ दूसरे ने किया, तीसरा तीसरे ने किया। अच्छा, उसके बाद टीचर का क्या काम होता है, टीचर का काम होता है कि उसको एक्सप्लेन कर देना कि वो चैप्टर में क्या लिखा हुआ है। ठीक है, अच्छा, कुछ टीचर बहुत 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 अच्छे जो टीचर होते थे, वो ये काम करते थे कि थोड़ी सी ना कहानी सुना देते थे कि अच्छा यार, ये जो चैप्टर लिखा हुआ है ना, ये मीनार पाकिस्तान पे लिखा हुआ है, करारदाद थी, पता नहीं कोई ये थी, थोड़ी उन्होंने कहानी सुना दी। ठीक है, बहुत अच्छे टीचर। वरना आम तौर पे जो टीचर्स होते हैं वो क्या करते हैं कि आपके फ़ौरन खड़े होते हैं, और खड़े होकर ना बोर्ड पे उन्होंने लिखना शुरू कर देना होता है कि क्वेश्चन नंबर 1, इसका आंसर ये मैंने बोर्ड पे लिख दिया है। अच्छा, कुछ एक और भी ब्रीड है, वो लिखना भी पसंद नहीं करते बोर्ड पे। वो कॉपी उठाते हैं, कहते हैं पेज नंबर इतने पे ना, यहाँ से लेके यहाँ तक आंसर है पहले क्वेश्चन का, और यहाँ से ये लेके यहाँ तक आंसर है दूसरे क्वेश्चन का। अच्छा, हालांकि होना ये चाहिए कि जो बच्चा, जिसके हाथ में वो बुक है और जो उसको बगैर सोचे समझे रीड कर रहा है कि इसमें क्या लिखा हुआ है, उसको पता ही नहीं है, हसूलन होना ये चाहिए कि उस बच्चे को एग्जैक्टली समझ में आना चाहिए कि ये बुक में बात क्या हो रही है। उसको एग्जैक्टली ये इधर घुसनी चाहिए बात कि अच्छा यार, ये राइटर ना कोई आर्ग्यू कर रहा है, आर्ग्यूमेंट चल रहा है, कोई बात हो रही है यहाँ पे, राइटर कुछ बताना चाह रहा है, तो वो बात उसको समझ में आनी चाहिए। अच्छा, वो बात समझने के बाद चैप्टर के आखिर में जो क्वेश्चंस लिखे हुए हैं 5, वो तो इसलिए लिखे हुए हैं ना बुक वाले ने कि भाई वो बच्चे को चैप्टर समझ में आया भी है कि नहीं आया।
उस 5 क्वेश्चन का आंसर तो स्टूडेंट को खुद लिखना चाहिए अपने दिमाग से सोच के, जो भी उसने बुक में जो उसको समझ में आई है जो बात अकॉर्डिंगली उसके लिखना चाहिए। लेकिन होता है बिल्कुल अपोजिट। अच्छा, लेकिन जो हो गया यार, कोई मसला नहीं है। अब हम पीछे तो जाके टाइम में पीछे जाके हम सही तो नहीं कर सकते ना चीज़ें। अच्छा, तो जो हो सकता है वो तो करें। तो अब जाके ना आप इस चीज़ को सही कर सकते हैं। जो अभी आप पढ़ाई कर रहे हैं इसके अंदर आप इस चीज़ को आप रिपीट ना करें तो बेहतर है, क्योंकि ये जो टेक्नोलॉजी की पढ़ाई है ना, ये लिटरेचर नहीं है कि आपने अगर रट लिया तो हो गया। ये रटने से कभी भी नहीं चीज़ आएगी आपको, ये आपको हाथ से करना पड़ेगा। मैं इसकी मिसाल आमतौर पे स्विमिंग से देता हूँ। जो स्विमिंग होती है वो एक ऐसी चीज़ है कि अगर आप उसको बुक्स पढ़ें ना, आप सब लोग जो भी कनेक्टेड हैं क्लास में, बहुत समझदार हैं सारे लोग आप, तो आपको मोटी मोटी बुक्स अगर दे दी जाएँ स्विमिंग की, और आप कहें यार मैं रोज़ ना स्विमिंग की बुक पढ़ता हूँ। अच्छा, स्विमिंग साल पूरा गुजर गया, आपने पूरे साल में 4-5 बुक पढ़ के ख़त्म कर दी। अब साल के आखिर में अगर आपको उठा के समुंदर में फेंक दिया जाए तो कितने % चांस है कि आप बचें? ये कितने % चांस है कि आप तैर के निकल जाएं बाहर? 0 चांस है। ठीक है, और ये सब लोग समझदार हैं, सब लोगों को पता है कि 0% चांस है। अच्छा, तो करना क्या होगा? अगर आपको स्विमिंग सीखनी है तो करना ये होगा कि पहले दिन से आपको थोड़ा थोड़ा बुक पढ़नी होगी, और स्विमिंग पूल में छोटा मोटा कहीं पानी के टब में कहीं हाथ पैर ऐसे मारना पड़ेगा। ठीक है, फिर आहिस्ता आहिस्ता आपको थोड़ा 100 फीट गहरे पानी में फिर जाएंगे आप। ठीक है, फिर उसके बाद आप शायद समुंदर में फेंका जाए आपको, तो उस वक्त भी चांस है शायद 10-15% कि आप बच के बाहर निकल जाएं। ठीक है, तो पॉइंट ये है मेरा कहने का कि देखें जी, बुक जो यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, इस बुक को अगर आप पढ़ेंगे तो इससे आपका बेनिफिट ये होगा कि कोई दूसरा ना मार्केट में जो मौजूद लोग हैं वो आपसे कॉम्पीट नहीं कर पाएंगे अगर आप प्रॉपर बुक रीडर हैं तो। अच्छा, और आप अगर उसके बाद प्रैक्टिस करेंगे तो प्रैक्टिस से ये होगा कि आपका हैंड्स ऑन इतना अच्छा हो जाएगा कि उसके बाद ना आपके लिए ये जॉब्स वगैरह, ये पैसे कमाने के ये मसले ये ख़त्म हो जाएंगे आपके। ठीक है, आपके पास अगर आप देखें ज़िंदगी में ना वैल्यू सिस्टम जो है, अभी वैल्यू सिस्टम पे हम किसी और दिन बात करेंगे कि ये वैल्यू सिस्टम है क्या, ये जो पैसे कमाते हैं हम, ये चक्कर क्या है इसका, मतलब ये पैसे कहाँ से वजूद में आ गए, ये हम डिस्कस करेंगे किसी दिन। तो लेकिन इस वैल्यू सिस्टम में ना अगर आप सामने वाले को वैल्यू नहीं दे सकते तो आपके होने का फिर फ़ायदा नहीं है कोई। ठीक है, दोनों सेंसेस में, एक तो पैसे के भी सेंस में, लेकिन वैसे भी अगर माशरे में आप कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे, कुछ अच्छा कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे। हमारे यहाँ बदकिस्मती से बचपन से ना बच्चों को ये बताया जाता है यार गवर्नमेंट नौकरी पकड़ो, बैठ के कमाना है। ठीक है, जाके अटेंडेंस लगानी है, पैसे आएंगे अकाउंट में पहली तारीख को। ठीक है, ये हमें बचपन से बताया जाता है, ये हमारी बहुत बदकिस्मती है। ठीक है, हमें जो मिसालें दी जाती हैं कामयाब कौमों की, चाइना की और अमेरिका की, भाई चाइना में बच्चों को वो सिखाते हैं कि मेहनत करनी है, काम करना है। ठीक है, वो अपने प्रेसिडेंट की मिसाल दे के समझाते हैं। उनका प्रेसिडेंट साइकिल पे घूमता है, फ्यूल बचाता है। ठीक है, फ्यूल नहीं बचाता, पैसे नहीं बचाता, एनवायरनमेंट की बात है, वो एनवायरनमेंट के चक्कर में, और ज़ाहिर है एक्सपेंसेस भी उसके लिमिटेड ही होंगे जब ही साइकिल पे घूम रहा है। तो हम जो कुछ चीज़ों में जो चीज़ अच्छी लगती है ना कामयाब कौमों की, वो हम बता देते हैं अपने बच्चों को। अच्छा, जो चीज़ बताने वाली है वो मिस कर देते हैं। अच्छा, तो हम बुक को ज़रा सा सरसरी से ही पढ़ेंगे इस क्लास में, क्योंकि हमारे पास टाइम ना थोड़ा सा लिमिटेड होता है क्लास के अंदर, तो हम पूरा प्रॉपर इसको रीड नहीं कर पाएंगे। प्रॉपर आपने इसको खुद से रीड करना है। लेकिन अच्छा, क्या डिस्कस हो रही है इस चैप्टर में बात? हाउ टू ऐड इमेजेस टू पेज, किसी भी पेज में इमेजेस को कैसे ऐड करना है। अच्छा, बावजूद इसके कि बहुत सारे लोग आप में से हैं जिन्होंने इमेजेस पहले ही अपने पेजेस पे लगा ली हुई है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पे ये डिस्कस हो रहा है। चूजिंग द राइट फॉर्मेट, कि आपको अपने पेज के ऊपर जो इमेज लगानी है उसका फॉर्मेट कौन सा अच्छा है, उसका करेक्ट है। अच्छा, फॉर्मेट कौन कौन से होते हैं? एक जेपीजी होता है, एक पीएनजी होता है, जीआईएफ होता है। तब उसमें से कौन से सिचुएशन में आपको कौन सा वाला लगाना है, तो ये बात हो रही है। ऑप्टिमाइजिंग इमेज फॉर वेब। अच्छा, स्क्रीन शेयर कर देता हूँ मैं। अच्छा, ये शेयर हो गई स्क्रीन में। डायरेक्ट एसवीजी भी होता है, वो क्या एसवीजी भी चीज़ होती होता है? है। हाँ, ये अभी यहीं पर डिस्कस हो जाएगा आगे। अच्छा, तो 4 बातें इसमें टोटल हो रही हैं।
इंक्लूड इमेज इन योर वेब पेजेस यूजिंग HTML, कि HTML के जरिए इमेज लगेगी कैसे। पिक विच इमेज फॉर्मेट टू यूज़, कौन सा फॉर्मेट लगाना है। अब जैसे आपने कहा SVG, तो SVG कब लगाना है, क्या होता है वो। शो एन इमेज एट द राइट साइज़, कि ज़ाहिर है इमेज का एक इस ख़ास किस्म का एक साइज़ आपको दिखाना है। कुछ इमेजेस बड़ी दिखानी होती है, कुछ छोटी, तो राइट साइज़ पे कैसे डिस्प्ले किया जाए, क्या उसका बेहतर तरीका है। ऑप्टिमाइज एन इमेज फॉर यूज़ ऑन वेब टू मेक पेज लोड फास्टर। अभी अपने वेब पेज पे अगर आपको लगानी है कोई इमेज, तो उसको कैसे ऑप्टिमाइज़ किया जाए कि वो अच्छे से लोड हो, जल्दी लोड हो। ये 4 बातें इस पूरे चैप्टर में। अच्छा, शुरू में इन्होंने ये एग्जाम्पल बनाकर दिखा दी है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ये जितने भी चैप्टर में शुरू में इसने ये एग्जाम्पल बनाई हुई है, ये आप भी बनाने की कोशिश कीजिएगा। उस चैप्टर के आखिर में इसका कोड भी लिखा हुआ है, ठीक है। लेकिन बेहतर तो ये, आइडियल केस ये है कि आप इसका कोड ना देखें, आप इस वेबसाइट को देखें कि इसमें ये क्या डिस्प्ले किया हुआ है इसने, ठीक है। और उसको देखते हुए आप जो है क्या करें, वैसा बनाने की कोशिश करें। अच्छा, वंस अगर आपसे बन जाता है तो फिर आप अपने कोड को और इसके कोड को कंपेयर करें कि इसने कैसे किया था, आपने कैसे किया है, ठीक है। अगर आपसे नहीं बनता तो आप इसका कोड जाके देखें और इसके कोड को देख के फिर बना लें। तो ये आपके लिए प्रैक्टिस के लिए बहुत ही अच्छा सा, ज़बरदस्त सा एक मौजूद है ऑप्शन। सर मेरा एक क्वेश्चन है। जी जी दोस्त बोलें। सर मैं पूछना चाह रहा हूँ कि बेस्ट प्रैक्टिस क्या है, कि हम खुद से अपना कोड जनरेट करें या किसी दूसरे के कोड को देख के उसको कॉपी करने की कोशिश करें। देखें, बेहतर तरीका तो ये है कि आपको खुद कोड लिखना आता हो। अब आपका सवाल असल में शायद ये है कि जो मुख्तलिफ़ लोग एक ही काम को मुख्तलिफ़ तरीके से कर रहे होते हैं, तो क्या किसी दूसरे का तरीका देख के हम उसको अडॉप्ट करें या हम खुद से सोचें कि हमें क्या करना चाहिए, ये आपका असल सवाल है। एग्जैक्टली। अच्छा, आप अपना माइक क्लोज कर दें, मैं आपको जवाब देता हूँ। अच्छा, देखें, बहुत आपने अच्छा सवाल पूछा। असल में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर ना एक ही काम को करने के कई तरीके हो सकते हैं, ठीक है। कई मुख्तलिफ़ तरीके एक ही काम को करने के हो सकते हैं। अच्छा, और अगर दो सॉफ्टवेयर डेवलपर को आप बराबर में बिठाते हैं ना एक दूसरे के, और आप दोनों को एक जैसा कुछ बनाने के लिए देते हैं, तो दोनों सॉफ्टवेयर डेवलपर उसको अलग अलग तरीके से करेगा, और दोनों तरीके सही हैं, गलत नहीं है, दोनों सही हैं। तो कहने का मकसद ये है कि सम टाइम ऐसा होता है कि आपके पास कोई इंस्पिरेशन नहीं होती कि आप उसको देख के बनाएं, ठीक है। तो आप उसको फिर अपने तरीके से बनाते हैं, ख़ुद से बनाते हैं। तो अब अगर मैं 100 बंदों को बिठाऊंगा ना, 100 को एक जैसे टास्क दूंगा, 100 जो है वो प्रोफेशनल डेवलपर हैं, उसको सबके सब अलग तरीके से बनाएंगे। इसमें कोई मसले की बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि किसी एक ने जो बनाया वो सही था, दूसरे ने बनाया गलत है, दोनों सही हैं वो। अच्छा, अब रही बात कि ये कि भाई किसी को देखना, फॉलो करना, उसके बारे में क्या राय है आपकी। मेरी राय उसके बारे में ये है कि अगर कोई प्रोफेशनल डेवलपर है, क्योंकि बहुत सारे ना इंटरनेट पे लोग मौजूद हैं, जैसे एंगुलर के ज़माने में ना जब मैंने शुरू किया था, तो वो उस वक्त एक जॉन पप्पा करके होते थे साहब, वो जो है ना गाइडलाइंस लिखते थे एंगुलर की, वो तो उसको बड़ा लोग फॉलो करते थे। फिर रिएक्ट में भी कुछ 1-2 लोग आए, लेकिन उतना फेमस नहीं हुआ कोई। तो अगर आपको कोई ऐसा बंदा लगता है जिसको आप फॉलो कर सकते हैं, इस तरह की गाइडलाइंस वो लिखता है कि अच्छा यार ऐसे लिखना चाहिए कोड, या इस तरह से लिखना चाहिए, तो बिल्कुल आप उसको फॉलो करें, कोई मसले की बात नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो जो तरीका बता रहा है वही सही है, बाकी सारे गलत हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। जो सब लोग लिख रहे हैं, सब लोग सही लिख रहे हैं। हाँ, अगर कोई बंदा बता रहा है कि यार मैंने जो कोड लिखा है ये एफिशिएंट ज़्यादा है, ठीक है, तो कुछ केसेस में हो सकता है वो एफिशिएंट ज़्यादा हो। तो डिफरेंट सिचुएशन के मुनासबत से हम अपने कोड को ज़ाहिर है थोड़ा थोड़ा चेंज करते हैं। अब वेल ये काफ़ी अभी प्री मेच्योर है इन बातों को डिस्कस करने के लिए। हम इंशाल्लाह जब ऐसे पॉइंट पे पहुंचेंगे तो हम मज़ीद इसको डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। अच्छा, चूजिंग इमेज फॉर योर साइट। अ पिक्चर कैन से 1000 वर्ड्स। जो पिक्चर होती है वो 1000 वर्ड्स होते हैं। अच्छा, ये क्या किया मैंने, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था मीटिंग से, सॉरी, पता नहीं कैसे हो गया था वापस आ चुका हूँ मैं। अच्छा, अ पिक्चर कैन से 1000 वर्ड्स। एक जो फ़ोटो होती है या एक पिक्चर होती है वो 1000 वर्ड की बात ना कर जाती है, 1000 वर्ड के इक्वेलेंट होती है वो, ठीक है। मिसाल के तौर पे ऊपर जैसे एक
कोई अंडे की डिश बनी हुई थी। अब ये अगर, या आइसक्रीम टाइप की कोई चीज़ है ये इसको मुझे वर्ड्स में अगर एक्सप्लेन करना हो ना, तो एटलीस्ट मुझे 1000 वर्ड्स चाहिए होंगे इसको एक्सप्लेन करने के लिए, क्योंकि इसमें कई सारे कलर्स हैं, इसका एक शेप है, इसमें एक चम्मच पड़ा हुआ है, वो लकड़ी का है या लोहे का है, फिर ये एक सॉसर में ये पड़ा हुआ है, ठीक है। अब ये सॉसर पता नहीं प्लास्टिक का है, शीशे का है, किस चीज़ का है, ठीक है। फिर ये किसी जगह पे रखा हुआ है, वो टेबल है या कोई दरी बिछा के रखा हुआ है, ठीक है। तो काफ़ी सारी इसमें डिटेल्स मौजूद हैं, जो कि आम तौर पे एक इमेज 1000 वर्ड्स इस तरह से होती है। अच्छा, फिर दूसरा ये कि इमेज बहुत सारी इमोशंस को कैरी कर जाती है इमेज। मिसाल के तौर पे अगर कोई बच्चा खड़ा हुआ है, ठीक है, तो उस बच्चे में या तो क्यूटनेस हो सकती है या कोई गरीब बच्चा हो सकता है, ठीक है। आमतौर पे जैसे यूनाइटेड नेशन वाले डालते हैं गरीब गरीब बच्चों की फ़ोटो खींच के, तो हो सकता है आपको तरस आए। तो वो इमोशन वाली चीज़ ना वो वर्ड्स में तो आ ही नहीं सकती, ठीक है। वर्ड्स में आप उसको शायद ट्रांसलेट नहीं कर पाते सम टाइम। तो इसलिए इन्होंने कहा है, एक मशहूर मुहावरा है ये कि अ पिक्चर कैन से 1000 वर्ड्स। अब इमेज आपको लानी कहाँ से है, अपने वेबसाइट के ऊपर इमेज लानी कहाँ से है? उसके लिए कुछ वेबसाइट्स बनी हुई हैं, जैसे iStockphoto.com, गेटी इमेज, ठीक है। ये जो सारी जो सोर्सेज हैं, मिसाल के तौर पे मुझे मून की इमेज चाहिए, मैंने मून लिखा, एंटर कर दिया। अब मुझे मून की ना डिफरेंट इमेजेस देखो यहाँ पे मिल गई, ठीक है। अच्छा, इसमें इमेजेस जो है वो थोड़ी पेड भी होती हैं कुछ, और कुछ फ्री भी होती हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पे मैं इसको अगर डाउनलोड करने की कोशिश करूं तो इसको हम देखते हैं ये पेड है या फ्री है, ठीक है। ये इमेज देखें पेड है, ये सारी इमेज जो है वो पेड है, ठीक है। अच्छा, तो इसी तरह फ्री इमेज भी हैं, फ्री स्टॉक इमेज आप गूगल पे लिखेंगे तो बहुत सारे उसमें आ जाते हैं, ठीक है। एक्सक्यूज मी सर। जी सर, आपने अपना कैमरा ऑफ किया हुआ है? हाँ। ओके। अच्छा, फ्री स्टॉक इमेज मैंने लिखा तो ये pixel.com करके एक वेबसाइट आ गई है, यहाँ पे फ्री स्टॉक इमेजेस मौजूद हैं मेरे पास, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे वही मून की फ़ोटो मैं यहाँ से अब तलाश करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि वो जो था वो तो पेड वाला साइट था। देखो यही वाली मून की फ़ोटो यहाँ पे भी मौजूद है, और ये होपफुली फ्री है, ठीक है, फ्री डाउनलोड है ये। इसको मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। डोनेट का ऑप्शन भी आ रहा है इनके पास कि भाई आप डोनेट कर सकते हैं। ये मैंने ओपन किया, ये पिक्चर मेरे पास ओपन हो गई है, ठीक है। अच्छा, तो कोई भी चीज़ मुझे चाहिए हो अपनी वेबसाइट के लिए, तो यहाँ से एक तो तरीका ये मैं ख़ुद कैमरा लेके खींच लूँ, दूसरा तरीका ये है कि मैं यहाँ से डाउनलोड कर लूँ। अच्छा, और कोई रैंडम सी चीज़ हम सर्च करते हैं, ऑनियंस, एंटर, ठीक है। मुझे अनियंस की फ़ोटो चाहिए थी, ठीक है। काफ़ी अच्छे किस्म की फ़ोटोज़ यहाँ पे अवेलेबल हैं अनियंस की, ठीक है। मुझे मिसाल के तौर पे एग्स चाहिए, ठीक है। देखो एग्स हर तरह के मौजूद हैं यहाँ पे, बास्केट में भी रखे हुए भी मौजूद हैं, ऐसे टेबल पे रखे हुए भी हैं, पके हुए भी हैं, कच्चे भी हैं, ठीक है, सड़े हुए भी हैं। पता नहीं, ये आई थिंक किसी बर्ड के अंडे इस कलर के होते हैं, ये सड़े हुए नहीं हैं, ठीक है। बंदे ने हाथ में भी लिया हुआ है अंडा, सब कुछ, सब तरह के अंडे मौजूद हैं यहाँ पे, कलरफुल वाले भी हैं, सही है। मैंने कहा मिल्क, सही है। तो ये मिल्क की फ़ोटो आ गई, जो डेयरी प्रोडक्ट्स की भी फ़ोटो आ गई इसके साथ साथ। तो ये मैंने pixel.com करके एक वेबसाइट थी, वहाँ पे जाके मैंने ये सर्च कर लिया। अच्छा, वो मेरी बुक कहाँ चली गई, ये रही। अच्छा जी। अच्छा, तो इमेज के अंदर कौन कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए? बी रेलेवेंट होना चाहिए। इमेज जो है आपकी क्या होनी चाहिए? रेलेवेंट होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आप जो वेबसाइट आपकी, अगर कोई आप ब्यूटी पार्लर की बना रहे हैं तो उसमें आपने जो ना प्याज की फ़ोटो लगाई हुई है, ये मुनासिब नहीं है। रेलेवेंट इमेजेस होनी चाहिए। मिसाल के तौर पे अगर कोई प्राइसिंग प्लान का कोई पेज है, कोई ऐसा पेज है जो आपके ब्यूटी पार्लर की प्राइसेस बताता हो, तो प्राइसेस में आपको कुछ रेलेवेंट फ़ोटोज़ होनी चाहिए अगर आप वहाँ पे लगाना चाह रहे हैं तो। कन्वे इन्फॉर्मेशन, कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन कन्वे कर रहा होना चाहिए इमेज का ना। अच्छा, कन्वे द राइट मूड। अच्छा, ये राइट मूड जो है ना, इस पर अभी हम डिस्कस करते हैं। ये बहुत ज़बरदस्त टॉपिक है, ये आप लोगों को ज़रूर पता होना चाहिए एज अ वेब डेवलपर। बी इंस्टेंटली रिकग्नाइजेबल और फिट द कलर पैलेट। अच्छा, अब ना ज़रा हम बात करते हैं डिज़ाइन की, क्योंकि ये इमेजेस का चैप्टर जो है ये हाईली फोकस्ड है डिज़ाइन के ऊपर।
अच्छा, मैं ज़रा कोई सी भी एक ना वेबसाइट ओपन कर देता हूँ, एयरलाइन वेबसाइट, ठीक है, emirates.com। ये मैंने एक एयरलाइन की फ़ोटो जो है ना वो डाउनलोड कर लिया, एयरलाइन की वेबसाइट मैंने ओपन कर ली है। अच्छा, जब मैं इस एयरलाइन की वेबसाइट ओपन करता हूँ तो आप इसमें देखें कुछ इमेजेस लगी हुई हैं। अब ये इमेजेस जो हैं ये इस सारी क्वालिटी पे ना जो हमें यहाँ बुक में बताई जा रही है इस पे पूरी होनी चाहिए। देखो, बी रेलेवेंट है, जहाज़ की सीटों की फ़ोटो लगी हुई है। अच्छा, जहाज़ की सीटों की फ़ोटो है, ज़ाहिर है जहाज़ की सीट पे ही बैठ के बंदा ट्रैवल करेगा। अच्छा, बिज़नेस क्लास की फिर इसने सीट दिखाई हुई है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखें कन्वे इन्फॉर्मेशन। अब ये क्या इन्फॉर्मेशन कन्वे कर रहा है? ये इन्फॉर्मेशन ये कन्वे कर रहा है कि भाई हमारी जो सीट्स होती हैं ना वो ऐसी होती है, हम साथ में एक छोटा सा तकिया देते हैं। देखो, बहुत सारी बातें ये इमेज बता रहा है, ठीक है। पीछे जो सर रखने के लिए छोटा सा इन्होंने एक रुमाल टाइप की चीज़ एक डाली हुई है जो कि काफ़ी यूज़फुल रहता है, क्योंकि जब जो रैगज़ीन है ना, जब उस पर आपका सर टच होता है और काफ़ी देर तक टच रहता है तो सम टाइम पसीने से वो चपकना शुरू हो जाता है, तो ये काफ़ी इसलिए यूज़फुल रहता है। मैंने एमिरेट्स में कभी तो वैसे नहीं फ़्लाई किया, लेकिन अब आई एम नॉट श्योर ये वाकई देते हैं या सिर्फ लगाया हुआ है यहाँ पे। अच्छा, क्या इन्फॉर्मेशन कन्वे हो रही है? देखो, यहाँ पे ना छोटे छोटे कुछ कंट्रोल के बटन्स भी इन्होंने दिए हुए हैं, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा थोड़ा अंदर का जो एम्बियंस है वो भी आपको दिख रहा है कि यार अच्छा जहाज़ के अंदर माहौल एक्चुअल में होता कैसा है, ठीक है, जब एमिरेट्स में आप फ्लाई करेंगे तो ये काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन इसने कन्वे यहाँ पे कर दी है। अच्छा, हम और आगे चलते हैं। देखो, यहाँ पे भी ये इन्फॉर्मेशन कन्वे कर रहे हैं। एक तो अपने इन्होंने एयर होस्टेस की थोड़ी सी एक अपीयरेंस दिखा दी कि भाई इस तरह के हमारे एयर होस्टेस होते हैं। फिर इन्होंने लिखा ट्रैवल सेफ़, इसने मास्क लगाया हुआ है, ठीक है, बैज लगाया हुआ है, एक सूट में है ये प्रॉपर। उसके अलावा अंदर हर सीट के साथ स्क्रीन इन्होंने दी हुई है, ठीक है, ये भी एक इन्फॉर्मेशन कन्वे किया है इसने। अच्छा, अब हम देखते हैं कि कन्वे द राइट मूड। अब ये मूड का क्या चक्कर है? मूड का चक्कर ये है कि देखो, डिफरेंट इमेजेस को देख के ना आपको डिफरेंट फील आता है। मिसाल के तौर पे ये जो इमेज है जिसमें पीछे ये बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, इसको देख के ना मुझे एक ट्रैवल वाली फीलिंग आ रही है, ठीक है। या इन्होंने देखें जिस तरह एग्जॉटिक किस्म की फ़ोटोज़ लगाई हुई हैं, इस्तांबुल, दुबई, लंदन की ना अच्छी अच्छी फ़ोटो चुन के लगाई हुई है। और यहाँ पे इसने एक एम्बियंस एक क्रिएट किया है कि अच्छा यार एक फैमिली है और वो छोटे छोटे दो बच्चे हैं और वो घूमने जा रहे हैं कहीं, ठीक है, पिकनिक पे आए हुए हैं। तो एक राइट मूड कन्वे कर रहा है, कन्वे करना ज़रूरी है इसका। अच्छा, जब मूड की बात आ गई है यहाँ पे तो हम थोड़ी सी ना अभी डिज़ाइन की भी बात करते हैं। अच्छा, और हमारा क्या रह गया? इंस्टेंटली रिकग्नाइजेबल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मिसाल के तौर पे ये वाली जो फ़ोटो है इसको देख के ईज़िली कोई भी बंदा बता सकता है कि अच्छा यार ये जहाज़ के अंदर बैठे हैं, देखो विंडो दिख रही है यहाँ पे और ये सीट्स दिख रही हैं, तो ये ईज़िली पता चल रहा है कि अच्छा ये जहाज़ के अंदर की ही सीट है, ठीक है। इसको बंदा किसी दूसरी चीज़ से कंफ्यूज नहीं करेगा। या नीचे वाली हम इमेज में आते हैं तो ये जहाज़ के अंदर का ही है, देखो इसमें भी विंडोज़ दिख रही हैं। एयर होस्टेस आमतौर पर लोगों ने देखा हुआ होता है कि किस तरह की होती है, ठीक है। फिर ये जो पीछे बिल्डिंग्स हैं तो रिकग्नाइजेबल है कि ये हो क्या रही है बात, ठीक है। मिसाल के तौर पर लंदन है तो लंदन का ना ये सिग्नेचर है, ये वाला जो ये बिल्डिंग है ये वाली। अच्छा, तो ये हमने सारा कर लिया। फिट द कलर पैलेट। अब ये कलर पैलेट क्या होता है कि इस वेबसाइट का जो कलर पैलेट है, यानी जो प्राइमरी कलर्स हैं इसके, वो हैं ब्लैक और वाइट। तो ये इमेजेस जो है मेरी ब्लैक और वाइट के साथ फिट बैठनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, हम कोई एक और भी खोल के देख लेते हैं। पोस्टमार्क, ये एक वेबसाइट है, इनका जो ना कलर येलो है, ये प्राइमरी और सेकेंडरी कलर ना येलो है इनका। अच्छा, आप नोट करें येलो के ऊपर इसने कोई इमेज इस तरह की नहीं लगाई हुई कोई ख़ास किस्म की, लेकिन वाइट वाले पे आके ना फिर इसने कुछ इमेजेस लगाई हुई हैं जो कि क्लिप आर्ट्स हैं, ठीक है। और कलर पैलेट के साथ देखें इसको कैसा मैच किया है, ज़बरदस्त किस्म का जो है ना मैचिंग की हुई है कलर पैलेट के साथ। एक सवाल है जी, ये चीज़ जो है ये तो अपना वेब डेवलपर नहीं करता, वेब डिज़ाइनर करता है। हाँ, तो यहाँ पे शायद वेब डेवलपमेंट मेरे ख्याल में कर रहे हैं, तो ये चीज़ कलर कॉम्बिनेशन वगैरह ये वेब डेवलपर भी करेगा। हाँ जी, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया कि यार ये जो आप बात कर रहे हैं कि फिट द कलर पैलेट, ये तो बंदा वेब डेवलपर तो नहीं करेगा। ये आमतौर पे तो ये डिज़ाइनर आपको पहले से बता देता है कि अच्छा ये कलर्स होने चाहिए, आपको बना के मिलते हैं। लेकिन जस्ट इन केस अगर डिज़ाइनर ने नहीं बताया तो फिर आप क्या करेंगे? और आम तौर पे जब फ्रीलांस में प्रोजेक्ट मिलते हैं उसमें डिज़ाइनर नाम की चीज़
जो छोटी कंपनीज़ होती हैं, जो छोटे प्रोजेक्ट्स होते हैं, उसमें वो कहते हैं यार इतना डिज़ाइनर वगैरह हमारे पास हायर करने की ना पैसे नहीं है, बस आप बना दो जो आपसे बन रहा है, ठीक है। तो ये वाला मतलब होता है, और फिर वो उनको अच्छा भी चाहिए होता है, बुरा भी नहीं लगना चाहिए। अच्छा, तो इसके लिए ना मैं छोटी सी एक वेबसाइट आपको बताता हूँ जिसका नाम है कलर हंट, ठीक है। अच्छा, कलर हंट एक है, इसके अलावा बहुत सारे हैं और हज़ारों इस तरह की वेबसाइट्स हैं। अब इसमें क्या होता है कि आपके पास ना ये प्राइमरी कलर्स आपको ना चूज़ करने के लिए मतलब ऐसे मिल जाता है, ठीक है। मिसाल के तौर पे आपको वार्म कलर्स चाहिए तो ये वार्म कलर्स की एक पूरी कलेक्शन मौजूद है, ठीक है। न्यू कलर्स चाहिए आपको, ठीक है, या पॉपुलर कलर्स चाहिए जो अभी लोग ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं इस मंथ, वो ये आपको मिल गया, ठीक है। तो आप इस तरह करके ना यहाँ से क्या कर सकते हैं, पैलेट्स उठा सकते हैं। अगर आपको कलर की इतनी समझ आमतौर पे नहीं होती, कलर की समझ, क्योंकि ये स्पेशली डिज़ाइनर्स की फील्ड होती है कलर, तो मैं आमतौर पे यहाँ से फिर उठा लेता हूँ, या इस तरह की बहुत सारी दूसरी वेबसाइट्स हैं वहाँ से मैं उठा लेता हूँ। अच्छा, इसमें क्या है, चक्कर क्या है, जो सबसे ज़्यादा बड़ा वाला पार्ट है ना, ये 60-40-30 का इसमें हिसाब होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने ना जो डिवीज़न रखी हुई है, स्टैंडर्ड डिवीज़न, वो रखी हुई है 40-30 और 20-10, ये इनकी डिवीज़न है। अब ये 40% जो है ना आपकी वेबसाइट में ज़्यादा जो कलर होगा, बैकग्राउंड कलर आमतौर पे जो होता है वो ये वाला होता है, ठीक है। अब हम पोस्ट मार्क में आ जाते हैं। पोस्ट मार्क में हमारे पास जो प्राइमरी कलर है वो कौन सा वाला है, कौन सा है प्राइमरी कलर जो सबसे ज़्यादा यूज़ हुआ हुआ है? वाइट है, सही है। अच्छा सॉरी, ये पहला वाले को ना हम प्राइमरी नहीं बोलते, ये बैकग्राउंड ही कलर बोलते हैं गालबन इसको, ठीक है। मुझे अभी नाम मैं भूल रहा हूँ क्या है। पहला वाला जो है ना वो वाइट इस्तेमाल हो रहा है, किसमें, पोस्ट मार्क में। अच्छा, उसके बाद ना सेकेंडरी जो कलर है वो जो 30% है, 40 है, उसके बाद 30, तो 30 में इनके पास येलो है, ठीक है। 30 में इनके पास येलो है, येलो कलर। अच्छा, 30 में ना इन्होंने येलो के साथ साथ कुछ और भी कलर्स इन्होंने डाले हैं। ज़रूरी नहीं है कि पैलेट में आपके 4 ही कलर हों, आपके पैलेट में 8, 10, 12 कलर्स भी हो सकते हैं, ठीक है। तो सेकंड वाला जो है इनका वो येलो है, ठीक है, जो सेकंड वाला कलर है। अच्छा, थर्ड कलर जो है, जो ये वाली पट्टी है, ठीक है, और उसके बाद जो फोर्थ है, ये वाले आम तौर पे बटन्स वगैरह के लिए, इन चीज़ों के लिए इस्तेमाल हो रहे होते हैं। तो अब इनके बटन्स हम देख लें, हर तरफ जो है ना ब्लू कलर के बटन्स हैं, ठीक है। बटन्स में इन्होंने जो कलर यूज़ किया वो ब्लू है, ठीक है। उसके अलावा ब्लैक भी कहीं कहीं पे इन्होंने यूज़ किया, ठीक है। तो ये हमने देख लिया। अच्छा, उसके अलावा जो एक्स्ट्रा कलर्स हैं इन चारों के अलावा, वो इनके पास 2 एक्स्ट्रा कलर्स हैं, ठीक है। एक तो है ये पिंक जो इन्होंने कुछ जगहों पे यूज़ किया हुआ है, एक है ये पर्पल, और तीसरा है ये वाला ग्रीन। ये 3 इन्होंने एक्स्ट्रा कलर्स भी यूज़ किए हैं। यहाँ भी देखो सारा ग्रीन यूज़ हुआ हुआ है इस जगह पे, ठीक है। तो जस्ट एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग मैंने आपको दी है, देने की कोशिश की है कि यार अगर आपको कलर्स चूज़ करने हो अपनी वेबसाइट के लिए तो वो आप कैसे करेंगे, ठीक है। अच्छा, फिर इमेज भी जब आप चूज़ करेंगे तो इमेज आपका ना इस कलर पैलेट के ऊपर फिट होना चाहिए, ठीक है। मिसाल के तौर पे अगर मेरा जो इमेज में क्लिप आर्ट है वो रेड कलर का अगर है, जैसे ये रेड कलर है, ठीक है, रेड कलर के ऊपर अगर मैं बैकग्राउंड इसका ब्लैक कर देता हूँ अभी हाथ के हाथ, तो ये बहुत बुरा लगने लग जाएगा, ठीक है। रेड के बैकग्राउंड में अगर मैं ब्लैक कर दूँगा तो ये बहुत बुरा लगेगा। मैं यहाँ पे गया और मैंने कहा बैकग्राउंड कलर, ठीक है, देखो ये बुरा लगने लग गया। अच्छा, इतना बुरा नहीं लग रहा क्योंकि ये एक्चुअली रेड है नहीं, ठीक है, ये रेड का कोई शेड है दूसरा, तो ये शायद इतना बुरा नहीं लग रहा। लेकिन अगर इसको मैं वाकई रेड कर दूँ ना, लिख के बता दूँ कि रेड है तो फिर तो ये और ज़्यादा बुरा लगेगा, इससे भी ज़्यादा बुरा लगेगा। अच्छा, तो ये H2 यहाँ पे लिखा हुआ है, इसमें मैंने कहा कि भाई कलर आप क्या कर लो, अपना रेड कर लो। अब नोट करो, ये ब्लैक बैकग्राउंड पे रेड जो है ना कुछ इतना ठीक लग नहीं रहा ख़ास, बहुत ज़्यादा हाई कंट्रास्ट लग रहा है, ठीक है। इतना ज़्यादा हाई कंट्रास्ट आमतौर पे लोग पसंद नहीं करते, आंखों में चुभता है ये, ठीक है। अब ये डिज़ाइन के डिस्कशन है, हम जितनी ज़्यादा करें उतना कम है। अच्छा, अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं, ये जो कन्वे द राइट मूड है ना, जो ये इस पर हम थोड़ी सी बात डिस्कस कर लेते हैं। अब इस पर जो हम बात डिस्कस करना चाह रहे हैं वो हम ये डिस्कस करना चाह रहे हैं कि व्हाट इज़ डिज़ाइन, ठीक है। डिज़ाइन क्या है, व्हाट इज़ डिज़ाइन।
अच्छा, तो कोई भी आप में से एक बंदा कोई माइक ओपन करके प्लीज़ अगर बोलना चाहे, बताना चाहे कि आप क्या समझते हैं कि क्या डिज़ाइन क्या चीज़ है, व्हाट इज़ डिज़ाइन, तो आप उसको कैसे एक लाइन में एक्सप्लेन करेंगे? सर किसी भी चीज़ का डिज़ाइन मतलब वेबसाइट है, जैसे मैं वेबसाइट डेवलपमेंट की बात कर रहा हूँ, वेबसाइट का डिज़ाइन यानी उसका सर यू होता है यूजर इंटरफेस जो हमारे क्लास से इंटरेक्ट करता है। अच्छा, सही है, आप सब लोगों ने भी ऑलमोस्ट सही कहा है, लेकिन चैट में जो है ना मोहम्मद हमज़ा ने जो बात कर दी है समथिंग फंक्शनल, ये इन्होंने बिल्कुल वही बात कर दी है जो मैं कहने वाला था। मोस्ट प्रोबेबली इन्होंने कहीं मेरा डिज़ाइन का लेक्चर पहले से भी लिया हुआ है मे बी इसलिए इनको शायद इतना एक्यूरेटली पता है कि मैं क्या बोलने जा रहा हूँ। वेल, तो डिज़ाइन इज़ समथिंग फंक्शनल। अब फंक्शनैलिटी क्या होती है भाई, डिज़ाइन की कौन सी फंक्शनैलिटी हो सकती है? मिसाल के तौर पे अगर ये, अब जैसे ये मेरे हाथ में एक फ़ोन है, अब ये इसका जो बैक है ना, ये ग्लास है, ये तो ये ग्लास होना क्या है, डिज़ाइन है इसका ये, ठीक है। तो मैं ये बात कह रहा हूँ कि डिज़ाइन शुड बी समथिंग फंक्शनल। अब मिसाल के तौर पे ये ग्लास जो है ये शीशे का बना हुआ है, ठीक है, और इसके ऊपर ये डॉट्स लगे हुए हैं, तो इसकी कोई ना कोई फंक्शनैलिटी होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, स्क्रीन मैंने बंद कर दी क्योंकि मैं बात कर रहा हूँ ना अभी। अब इसकी कोई ना कोई फंक्शनैलिटी होनी चाहिए। मिसाल के तौर पे जो मोटरसाइकिल की टैंकी पे जो कलर हुआ हुआ होता है, क्या वो डिज़ाइन है या वो नहीं है डिज़ाइन? अच्छा, तो उसका जवाब ये है कि अगर तो उसकी कोई फंक्शनैलिटी है तो वो डिज़ाइन है, अदरवाइज़ वो डिज़ाइन नहीं है। अच्छा, तो हम फिर डिस्कस करते हैं कि कुछ फंक्शनल डिज़ाइंस को डिस्कस करते हैं। जैसे जहाज़ की अगर हम बात करें तो जहाज़ के दोनों साइडों पे पर निकले हुए होते हैं, ठीक है। अच्छा, तो क्या वो पर खूबसूरती के लिए लगे हुए हैं? इसका जवाब है नहीं। उस पर की फंक्शनैलिटी है कि वो जहाज़ उड़ता ही उसी से। एरोडायनेमिक्स में जहाज़ को उड़ाने के लिए इस तरह के पर रिक्वायर्ड थे, जब ही उसमें लगाए गए। अच्छा, इसी तरीके से आप जो जिस चेयर पे आप बैठे हुए हैं इस वक्त, उस चेयर के अंदर 4 टांगें लगी हुई हैं नीचे, ठीक है। मैं भी जिस पे बैठा हूँ उसमें भी 4 टांगें लगी हुई हैं। तो क्या ये 4 टांगें होना इसका डिज़ाइन है? इसका जवाब है हाँ, क्योंकि 4 टांगें नहीं है तो खड़ी कैसे होती है कुर्सी, ठीक है। 3 पे तो खड़ी नहीं हो सकती, या 2 पे होती तो फिर तो और खड़ी नहीं हो सकती। अच्छा, तो ये इसका डिज़ाइन है, 4 टांगें होना ये इसका डिज़ाइन है। अच्छा, कुछ कुर्सियाँ एक टांग वाली भी होती हैं, वो कौन सी होती है भला? वो होती है रिवॉल्विंग चेयर, जो घूमने वाली कुर्सी होती है, वो एक टांग वाली होती है, तो वो उसका डिज़ाइन है। तो हमने क्या देखा कि एक कुर्सी की 4 टांगें होना उसका डिज़ाइन है। अच्छा, तो ये तो मैंने बहुत ही जनरल लेवल पे डिज़ाइन की बात कर ली, बहुत ही जनरल लेवल पे डिज़ाइन को डिस्कस कर लिया। अब थोड़ा हम मज़ीद हम टेक्निकल की तरफ चलते हैं। अच्छा, जैसे जो ब्रेक्स होती हैं गाड़ी की, जो भी लोग गाड़ी ड्राइव करते हैं, ब्रेक्स पैर पे होती हैं। अच्छा, तो क्या उस ब्रेक्स का पैर पे होना उसका डिज़ाइन है? जी सर। कैसे डिज़ाइन है, उसकी क्या फंक्शनैलिटी है, पैर पे होने की क्या फंक्शनैलिटी है? सर पैर पे होने की फंक्शनैलिटी है कि अगर वो मतलब कहने का मकसद ये है अगर वो ब्रेक नहीं होगा तो फिर वो गाड़ी रुकेगी कैसे? नहीं, ब्रेक हाथ पे भी तो हो सकता था ना, हाथ में कोई लीवर होता, साइड में ऐसे दबा देते आप, ब्रेक लग जाता। सर आपका पॉइंट भी वैलिड है। ऐसी ब्रेन स्ट्रॉमिंग का क्वेश्चन है, कोई ऐसा सही गलत नहीं है। मतलब तुम्हें क्या लगता है कि गाड़ी के अंदर जो ब्रेक्स होती हैं पैर पे, मोटरसाइकिल में भी पैर पे होती है और गाड़ी में भी पैर पे होती है ब्रेक, तो क्या तो ये वो जनरल क्योंकि एक जनरल आइडिया हमारे पास होता होगा कि अगर हम ब्रेक को पाँव की साइड रखें तो इजी टू यूज़ होते हों। नहीं? अच्छा, जैसे साइकिल होती है जो बाईसाइकिल, उसमें तो हाथ में होता है ब्रेक, उसमें पैर पे क्यों नहीं होता? तो क्या, मेरा सवाल ये है कि क्या एक मोटरसाइकिल में या एक कार में ब्रेक जो पैर पे होता है, क्या वो उसका डिज़ाइन है? अच्छा, डिज़ाइन है तो उसका कोई ना कोई मकसद होगा, कोई ना कोई पर्पस होगा जो वहीं पे अचीव हो सकता था जब भी उसको वहाँ रखा गया। तो प्लीज़ अपना इजहार ख्याल करें कि क्या वो डिज़ाइन है।
एक दोस्त कह रहे हैं कि कुछ लोग कह रहे हैं नहीं है डिज़ाइन, कुछ लोग कह रहे हैं कि है डिज़ाइन। अच्छा, एक दोस्त कह रहे हैं फुट यूटिलाइज के लिए होती है ब्रेक। अच्छा, बड़ा अच्छा इन्होंने पॉइंट बताया कि यार हाथ में तो आपके स्टेयरिंग दे दिया ना ऑलरेडी उन्होंने, अब पैर पे भी तो कुछ ना कुछ दे देना, ताकि एक ही, क्योंकि 2 हाथ हैं और 2 पैर हैं आपके पास, तो 4 चीज़ें एक साथ कंट्रोल कर सकते हैं आप। ठीक है, 2 पैर से 2 चीज़ें और 2 हाथ से 2 चीज़ें कंट्रोल कर लें आप। तो ये उन्होंने बिल्कुल बेहतरीन बात की कि यार पैर पे भी तो कुछ ना कुछ रखना ही था ना, पैर को यूटिलाइज़ करना था, तो इसलिए उन्होंने पैर पे दिया। और प्लीज़ सब लोग, डिज़ाइन जो होता है वो अलग अलग होता है कार के लिए, एवरी का डिज़ाइन शेप अलग होता है, मेहरान का अलग होता है। नहीं, मेरा भी जो क्वेश्चन है वो ये नहीं है, मेरा जो क्वेश्चन है कि जो ब्रेक जो पैर पे जो दी गई है गाड़ियों के अंदर, क्या पैर पे देना उसका कोई ख़ास मकसद था? क्या उसको पैर पे रखने की वजह से कोई ख़ास ऐसी चीज़ अचीव हो रही है जो बग़ैर वहाँ रखे नहीं हो सकती थी? चले मैं ज़रा अपना भी इजहार ख्याल करता हूँ। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि मैं जो बात कर रहा हूँ वो सही है, मैं भी अपना एक ओपिनियन दे रहा हूँ, ठीक है? अब ये आप लोग बताएंगे कि कितना मेक सेंस है, ये हो सकता है बिल्कुल ही नॉनसेंस बात करूँ। देखें, एक तो इन्होंने जो बात की बहुत अच्छी बात की, मैं सबसे पहली बात मैं भी ऐड करूँगा कि यही वजह है कि पैर को भी तो यूटिलाइज़ करना था। अच्छा, लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि बाईसाइकिल में तो हाथ पे होता है ब्रेक, और मोटरसाइकिल में और उसमें पैर पे होता है। तो भाई बाईसाइकिल में चीज़ें ही कितनी होती हैं, 2 ब्रेक ही तो होता है, और होता क्या है उसमें, ठीक है ना? तो उसमें तो गियर वगैरह तो होते ही नहीं है, तो आपके हाथ पैर वैसे ही फ्री होते हैं, तो पैर से आप दोनों स्टेयरिंग पैडल कर रहे होते हैं और हाथ से आप ब्रेक लगा रहे होते हैं, ठीक है? और जी बिल्कुल आपने सही कहा कि बाईसाइकिल में तो दोनों पैर ऑलरेडी इंगेज हैं आपके, क्योंकि आप पैडल से पैर हटाएंगे तो साइकिल तो चलना रुक जाएगी। हालांकि गाड़ी में ऐसा नहीं है, गाड़ी में आप पैर हटा भी लें तो गाड़ी तो चलती रहती है फिर भी। अच्छा, तो अच्छा, दूसरा मेरा पॉइंट ये है, जो मेरा ओपिनियन है, ये ज़रूरी नहीं है कि सही हो, पैर में ना आपकी ताकत ज़्यादा होती है निस्बतन हाथ से। अगर आप किसी को मारें ना थप्पड़ और पैर से मारें तो दोनों में बड़ा फ़र्क है, पैर में आपकी ताकत ज़्यादा होती है। तो आम तौर पे गाड़ी की जो ब्रेक्स हैं ना, जब शुरू में आई थी तो ये हाइड्रोलिक वगैरह तो होती नहीं थी उस वक्त ब्रेक में एक तार लगी हुई होती थी जो दबाने से ना वो पहिए में जाके ऐसे दबती थी, तो पैर में आपके ना ताकत ज़्यादा होती है। तो मे भी ये एक वजह हो सकती है कि उसको नीचे पैर पे रखा गया। हाथ में शायद आपके इतनी ताकत नहीं होती कि आप 120 की स्पीड से जो गाड़ी चल रही है उसको आप, उसके पहिए को आप हाथ से नहीं रोक सकते। आप इमेजिन करें कि चलती हुई गाड़ी है और आप ऐसे गाड़ी से मुंह निकाल के ना हाथ पहिए में दे दें, तो मेरा ख्याल है कोई अच्छा आइडिया नहीं है ये। तो पैर में आपके ताकत एक तो ज़्यादा होती है। फिर दूसरा ये कि जो पैर होता है आपका वो ज़ाहिर है दूसरी जो नरम चीज़ें हैं जैसे क्लच है, जैसे दूसरे वाली जो दूसरी चीज़ें हैं जैसे गियर है, तो गियर को लगाने में इतनी ताकत नहीं चाहिए होती, लेकिन ब्रेक में आपको शायद ताकत ज़्यादा चाहिए होती, तो वो पैर पे दे दिया। अच्छा, फिर दूसरी बात, गाड़ियों में आम तौर पे ना हैंड ब्रेक भी होते हैं, ठीक है? मिसाल के तौर पे कोई ऐसी वजह हुई, कोई भी ऐसा सीन हो गया कि पैर आपके काम करना छोड़ गए अचानक, सही है, या पैर आपके स्टक हो गए किसी जगह पे कि आप ब्रेक प्रेस नहीं कर पा रहे, तो आपके हाथ पे भी ब्रेक होता है, ठीक है? तो मे भी इसको इक्वली डिवाइड करने के लिए इन्होंने ऐसा किया है कि जो प्राइमरी ब्रेक था वो पैर पे दे दिया और सेकेंडरी ब्रेक हाथ में दे दिया, ठीक है? हाथ में जो ब्रेक होता है उसको हैंड ब्रेक हम कहते हैं। तो कार के अंदर ब्रेक्स पाँव पे होना ये डिज़ाइन है उसका, ठीक है? और ये फंक्शनैलिटी भी है उसकी डिज़ाइन की, क्योंकि पैर में ताकत ज़्यादा होती है, आराम से बंदा दबा लेता है, हाथ से शायद उतनी ताकत दबा ना पाता बंदा। फिर आपके हाथ पे भी ब्रेक है, अगर आपका पैर कभी भी कोई इशू हो जाए, कोई नहीं चले, आपको समझ में ना आए कि ब्रेक कहाँ है, तो आप इमरजेंसी की सूरत में हैंड ब्रेक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, तो ये हमने एक फंक्शनैलिटी डिस्कस की। अब हम आ जाते हैं टेक्निकल थोड़ा, कि वेबसाइट में डिज़ाइन क्या है। अच्छा, थोड़ा एक बल्कि मेरे ख्याल है जर्नल पर्पस और भी कर लेते हैं। जैसे ये लैपटॉप मेरे सामने पड़ा हुआ है, अब लैपटॉप के सामने जो मेरे रखा हुआ है इस वक्त, इसके अंदर जब मैं लैपटॉप को ऐसे ओपन करता हूँ तो ये ऊपर वाली साइड मेरी स्क्रीन है और ये नीचे वाली साइड मेरी कीबोर्ड है। क्या ये इसका डिज़ाइन है? अगर डिज़ाइन है तो इसका फ़ायदा क्या है, फंक्शनैलिटी क्या है इसकी? जी कोई भी अपना माइक ओपन करके ज़रा बताए। थोड़ी सी आज हम डिज़ाइन पर डिस्कशन कर रहे हैं, नो प्रॉब्लम, हमारे पास है, अभी टाइम है, इमेजेस को इंशाल्लाह ख़त्म कर लेंगे आज हम। अच्छा, प्लीज़ इस पर ज़रा कोई भी अपना इजहार ख्याल करे, ब्रेन स्ट्रॉमिंग के क्वेश्चन।
अच्छा सर डिज़ाइन ही है, क्योंकि अगर हम सामने देखेंगे हम टाइप क्या करेंगे पता नहीं चलेगा। अगर ये अपोजिट होता तो क्या होता, हम टाइप इजीली नहीं कर पाते। मेरा सवाल ये है कि जब हम लैपटॉप, मेरे सामने एक लैपटॉप रखा हुआ है, इसका जब मैं फ्लैप ओपन करता हूँ तो ऊपर वाली साइड पे स्क्रीन है, नीचे वाली साइड पे कीबोर्ड है और माउस भी है साथ में, तो क्या ये इसकी फंक्शनैलिटी है, क्या ये इसका डिज़ाइन है? अगर है तो उस पर ज़रा रोशनी डालेंगे, कैसे है उसके डिज़ाइन कंपोनेंट्स को ज़रा डिस्कवर करें। सर ये बेसिकली तो डिज़ाइन ही है लैपटॉप का कि उसको यूज़र फ्रेंडली बनाया गया है कि हाथ पे उसके कीबोर्ड रखा गया और सामने उसके स्क्रीन रखी गई है ताकि उसको हाथ से कीज यूज़ कर सके और सामने वो देख सके कि क्या वो क्या लिख रहा है, क्या टाइप कर रहा है, करेंट जो भी वो काम कर रहा है। तो बेसिकली तो ये डिज़ाइन ही कर रहा है। सही है। अच्छा, सुंबल शेख ने कहा कि अगर अपोजिट होता तो हम इजीली टाइप नहीं कर पाते। आपने भी दोस्त यही बात कही कि सामने स्क्रीन है, जब भी हम इजीली देख पाते हैं, नीचे हम टाइप कर पाते हैं। अच्छा, स्क्रीन को हम आँखों से दूर रखते हैं और वर्किंग करते हैं। हाँ बिल्कुल, ये सही है कि थोड़ा डिस्टेंस से भी देख सकते हैं। अगर स्क्रीन नीचे होती तो फिर मुझे यूँ देखना पड़ता है इसको, तो डिस्टेंस रखना शायद मेरे लिए उतना पॉसिबल नहीं होता फिर। अच्छा, फिर इसमें कैमरा भी लग गया है स्क्रीन के ऊपर, ठीक है, यहाँ से सामने ही कैमरा है, तो ये भी इसका डिज़ाइन है कि ठीक है यार, खुलेगा तो कैमरा मेरे मुंह के सामने ही होगा, ये भी एक इसका डिज़ाइन है। अच्छा, ये क्या कुछ ये ऐसे भी user- लैपटॉप होते हैं जिसमें ऐसे जब उसको खोलते हैं हम तो सिर्फ स्क्रीन होती है, कीबोर्ड होता ही नहीं है? कोई ऐसे भी लैपटॉप देखे हैं कभी किसी ने? वे सर टच वाले होते हैं, एचपी के आ रहे हैं आजकल touch नहीं, मगर वाले उसमें हैं। कीबोर्ड होता तो है सही। सर वो टच वाले होते हैं, उसमें नहीं होता। नहीं होता है? नहीं, स्क्रीन से टच करके कीबोर्ड लाना, जैसे टैबलेट होता है हमारे पास। टैबलेट हो गया, सही है। टैबलेट जो होता है वो भी असल में कंप्यूटर होता है, लेकिन उसको जब आप ओपन करते हैं तो उसमें मतलब वो उसके कवर लगे हुए आते हैं आमतौर पर टैबलेट के, वो भी ओपन इसी तरह ही होता है, लेकिन उसमें कीबोर्ड नहीं होता, एक ही तरफ स्क्रीन होती है, ठीक है। लेकिन आप उसको फिर क्या करते हैं, आप उसको हाथ से पकड़ के इस्तेमाल करते हैं टैबलेट को, या तो आप इसको रखते भी हैं अगर टेबल पे, क्योंकि वो कवर फोल्ड होकर ना उसका स्टैंड बन जाता है, आप टेबल पे उसको रख देते हैं, लेकिन आप उसको टच करके इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ठीक है। कीबोर्ड आप उसमें इस्तेमाल नहीं करते, वो एक डिफरेंट पर्पस के लिए बनाया गया है, वो जिस पर्पस के लिए बनाया हुआ है वो उसको बेस्ट सर्व कर रहा है, ऐसा लोगों को लगता है, जब ही ज़ाहिर है वो बिकते भी हैं। जी बाबर, कुछ सवाल पूछना चाह रहे थे आप? जी मैं ये कह रहा था, ख्याल हो सकता है मैं गलत हूँ कि डिज़ाइन जो है वो क्या ये कह सकते हैं कि यूज़र इंटरफेस ही होता है? डिज़ाइन की जो सबसे जनरल डेफिनेशन हमने डिस्कस की थी, जो जनरली यूज़ होती है, जो सबसे लेटेस्ट है मेरा ख्याल है, डिज़ाइन इज़ समथिंग फंक्शनल, ठीक है। डिज़ाइन अगर उसकी फंक्शनैलिटी कोई नहीं है ना तो वो डिज़ाइन नहीं है फिर। अच्छा, डिज़ाइन में गुड और बैड हो सकता है, ठीक है, डिज़ाइन में गुड और बैड हो सकता है, लेकिन बैड डिज़ाइन के लिए भी ना वो डिज़ाइन तो होना ज़रूरी है ना। अगर कोई फंक्शनैलिटी नहीं है तो इन द फर्स्ट प्लेस इट इज़ नॉट डिज़ाइन एट ऑल। अभी अगर उसकी फंक्शनैलिटी है तो अभी उसके गुड और बैड होने पे आप डिस्कशन कर सकते हैं कि अच्छा यार, लैपटॉप जो ऐसे बंद होने वाला है, जो फ्लैप खुलने वाला, उसमें यहाँ स्क्रीन है, तो क्या ये गुड है या बैड है, इस पर तो डिस्कशन हो सकती है और हो रही है, ठीक है। ये अगर ऐसे कोई लैपटॉप है जिसमें जब खुलता है तो सिर्फ स्क्रीन होती है, टैबलेट, यहाँ कीबोर्ड नहीं होता, तो क्या ये गुड डिज़ाइन है या बैड डिज़ाइन है, इस पर तो डिस्कशन हो सकती है, ठीक है, लेकिन उसकी कोई ना कोई फंक्शनैलिटी है। अच्छा, मिसाल के तौर पे जैसे फ़ोन है, अब फ़ोन जो है वो छोटे होते हैं, ठीक है, 14 इंच की स्क्रीन का फ़ोन आमतौर पे नहीं होता, तो वो इसलिए नहीं होता है कि आमतौर पे अगर 14 इंच की स्क्रीन का फ़ोन होगा तो उसको कैरी कैसे करेंगे, ठीक है, बैग चाहिए होगा उसके लिए आपको, तो आमतौर पे फ़ोन इतने ही बड़े बनाए जाते हैं जितनी बड़ी जेबें होती हैं, ताकि वो जेबों में आ जाए। तो ये हमने थोड़ी सी डिस्कशन की कि भाई लैपटॉप की जो स्क्रीन है, जो वो फोल्ड हो जाता है, फोल्ड होने का मतलब ये है कि वो पोर्टेबल है, कैरी कर सकते हैं आप उसको, ठीक है। फिर नीचे वाला पार्ट लैपटॉप का भारी होता है आमतौर पे, ठीक है। ऊपर वाला, जैसे जब हम इसको लैपटॉप को ओपन करते हैं तो ये वाला जो पार्ट है लाइट वेट होता है, और ये जो नीचे वाला पार्ट है ना, इसमें बैटरी वगैरह ज़्यादा कंपोनेंट होता है, थोड़ा मोटा भी होता है और थोड़ा हैवी होता है, ताकि वो ईजिली लैपटॉप को ना ऐसे खड़ा करके रख सके। अगर मैं इसके स्क्रीन को यहाँ थोड़ा नीचे भी कर दूँ ना अगर, तो ये फिर भी देखें ईजिली खड़ा हुआ है, लैपटॉप गिर नहीं रहा, ठीक है। वरना तो क्या होगा, लैपटॉप अगर ये पार्ट भारी नहीं होगा तो ये लैपटॉप शायद पीछे पलट जाए, यूँ हो जाए, हो भी जाते हैं कुछ होते हैं लैपटॉप वो थोड़े वो गिर भी जाते हैं ना, बैलेंस उनका आउट होता है। जैसे अभी रिसेंटली जो वो प्राइम मिनिस्टर वाले लैपटॉप जो मिले थे वो ऐसे ही थे, हम्पी डम्पी थे, उनका ऊपर वाला पार्ट ज़्यादा भारी था और नीचे वाला लाइट वेट था, और नतीजतन होता क्या था, वो पलट जाता था,
ठीक है, अगर किसी का इत्तेफाक हुआ वो लैपटॉप देखने का, तो बहुत बुरा डिज़ाइन है उसका, और वो डिटैचेबल होता है, वो यूँ निकल विकल भी जाते हैं वो, लेकिन बड़ा मतलब अजीब ही पता नहीं क्या बना दिया इन्होंने। अच्छा, तो ये हमने डिस्कस किया, थोड़ा डिज़ाइन के ऊपर डिस्कस किया हमने। जी हेलो दोस्त। सर। जी दोस्त। सर अभी आप कह रहे हैं कि डिजाइन वो होता है जिसमें फंक्शनैलिटी हो, तो हमारे पास जो बड़े बड़े बैनर्स लगे हुए हैं, पोस्टर लगे हुए हैं, इनकी क्या फंक्शनैलिटी होगी? ये तो डिजाइन ही हैं। हाँ, अभी मैं पोस्टर पे और वेबसाइट्स पे, वेबसाइट की क्या फंक्शनैलिटी होगी, ठीक है, एक वेबसाइट का डिज़ाइन का क्या मतलब हो गया, ठीक है। जैसे आप दोस्त ने बहुत अच्छी बात की कि यार हम जब ग्राफिक डिज़ाइनिंग कोई बंदा सीखता है तो वो पोस्टर बनाता है, पम्फलेट बनाता है, सही है, वो टिशू का, जैसे ये टिशू का डब्बा पड़ा हुआ है, इसके ऊपर भी जो कलर शलर हुआ हुआ है, ये भी सारा, इसको भी बोलते हैं डिज़ाइन है। तो भाई ये तो डिज़ाइन कैसे हो सकता है, इसकी क्या फंक्शनैलिटी है, ठीक है। तो इसका डिज़ाइन सबसे पहला तो ये जो ये ऊपर से खुला हुआ है ना, यहाँ से मैं एक एक करके प्लुप प्लुप जो निकालता हूँ ना, सबसे तो डिज़ाइन पहला इसका ये है, ठीक है। जो प्रिंट हुआ हुआ है वो है डिज़ाइन या नहीं है, वो तो बात की डिस्कशन है, लेकिन सब में बड़ा इसका डिज़ाइन ये है। अच्छा वेल, तो किसी प्रिंट हुए हुए आइटम में डिज़ाइन क्या चीज़ होगी, ये हमारे वेबसाइट से भी बहुत क्लोजली अब हम आहिस्ता आहिस्ता टेक्निकल की तरफ आते जा रहे हैं। देखो, वेबसाइट में या किसी प्रिंटेड मटेरियल में या किसी लगे हुए पोस्टर में सबसे बड़ा डिज़ाइन एलिमेंट जो है वो उसका कलर है, ठीक है। ये साइंटिफिक रिसर्च है कि आप मुख्तलिफ़ कलर्स को देख के ना आप मुख्तलिफ़ चीज़ें फ़ील करते हैं, ठीक है। कुछ कलर्स ऐसे होते हैं जिनको देख के आपको भूख लग जाती है, ठीक है। कोई बता सकता है वो कौन से कलर्स होते हैं? रेड होता है और येलो भी होता है, ठीक है। येलो, अच्छा रेड, सारे रेड नहीं, रेड कलर का एक ख़ास शेड है और येलो कलर का एक ख़ास शेड है। आमतौर पे आप देखें जितने भी फूड चेन है बड़े, KFC, मैकडोनल्ड और ये इस तरह जो आपके जो बर्गर वर्गर के काफ़ी सारे, उन्होंने अपने पोस्टर में, अपने पम्फलेट में, अपनी वेबसाइट में रेड और येलो का एक ख़ास शेड इस्तेमाल किया हुआ होता है, उससे आपको देख के भूख लगती है। अच्छा, फिर डेटिंग साइट्स जो होती हैं उसमें रेड कलर का एक दूसरा शेड इस्तेमाल होता है जिसको देख के ना बंदे को शहवत तारी होती है, ठीक है। वैसे तो डेटिंग अभी हम टॉपिक नहीं है हमारा, तो लेकिन वो भी डिज़ाइन यूज़ कर रहे हैं, जब आप उसको देखते हैं ना तो आपको क्रेविंग होती है। अच्छा, फिर एक रेड का एक और शेड होता है जो TCS वाले इस्तेमाल करते हैं। देख रहे हैं आप, एक ही रेड कलर है लेकिन उसके मुख्तलिफ शेड्स, मुख्तलिफ साइकोलॉजिकल बिहेवियर उसको रखते हैं अपने पास। अच्छा, TCS वाले जो रेड कलर इस्तेमाल करते हैं वो रेड कलर देख के ना आपको अर्जेंसी फील होती है, एमरजेंसी फील होती है, ठीक है। अच्छा, तो वो असल में मूड ये कन्वे करना चाहते हैं कि हम बहुत अर्जेंटली आपकी चीज़ों को डिलीवर करेंगे, ठीक है। TCS और UPS उन्होंने भी रेड कलर एक यूज़ किया हुआ होता है, ठीक है। और तो इसी तरीके से मुख्तलिफ़ कलर्स मुख्तलिफ़ किस्म का मूड कन्वे करते हैं। मिसाल के तौर पे आपने अभी, जैसे आपने देखा थोड़ी देर पहले कि मैंने वो स्टेक की फ़ोटो देखी तो मेरे फ़ौरन मुंह में पानी आ गया। मैंने कहा यार क्या बेहतरीन स्टेक की फ़ोटो है ये तो एक तो ये हो गया। तो कलर जो है वो सबसे बड़ा डिज़ाइन कंपोनेंट है और कलर के साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट्स होते हैं आपके। तो हमने क्या डिस्कस किया, हमने रेड कलर का, येलो कलर का साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट हमने डिस्कस किया। अच्छा, फिर हम थोड़ा सा और देखते हैं एज ग्रुप। ख़ास ऐसे कलर्स होते हैं जो ख़ास एज ग्रुप को ही पसंद आते हैं, उसके अलावा वो दूसरे एज ग्रुप को पसंद नहीं आएंगे। अच्छा, मिसाल के तौर पे आप अगर किसी यंग गर्ल के लिए वेबसाइट बना रहे हैं, आपकी जो टारगेटेड ऑडियंस है वो यंग गर्ल्स हैं, मिसाल के तौर पे 4 साल की 5 साल की लड़कियां हैं, ठीक है। आप बारबी डॉल्स बेच रहे हैं तो जाहिर है वो 4 साल 5 साल की लड़कियां ख़रीदती हैं बारबी डॉल्स। अच्छा, बड़ी भी ख़रीदती हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन प्राइमरी टारगेटेड ऑडियंस 5-6 साल की, 8 साल की, 10 साल की बच्चियाँ हैं। अच्छा, तो उनको कौन सा कलर पसंद होता है सबसे ज़्यादा, कौन बताएगा मुझे? पिंक कलर। कितनी ऑब्वियस बात है, लेकिन ये क्या है, ये डिज़ाइन कंपोनेंट है इसका। अच्छा, पिंक इतने सारे आ गए। अच्छा, ये तो आप ऐसे ऑब्वियस बात है कि यार पिंक तो हो गई, ठीक है, लेकिन हम ज़रा जल्दी से गूगल करते हैं, ठीक है। कलर्स फॉर 10 ईयर ओल्ड फीमेल।
कलर पैलेट, ये मैं ऐसे ही रैंडमली गूगल कर रहा हूँ, स्क्रीन शेयर नहीं हुई। मैं अभी स्क्रीन शेयर भी कर देता हूँ। अभी मैंने एक रैंडम ऐसे गूगल किया है। अच्छा, अब मैंने क्या लिखा है, वेबसाइट कलर पैलेट फॉर 10 ईयर ओल्ड फीमेल, ऐसे करके मैंने ये बात लिख दी। अब आप नोट करें यहाँ पे जो मेरे पास जो ये कलर पैलेट आया है, मेरा ख्याल है, अगर मुझसे आप पूछें तो मेरा ख्याल है ये कलर्स पसंद आएंगे। अगर कोई 10 ईयर ओल्ड अगर फीमेल है तो उसको ये कलर्स पसंद आएंगे, ठीक है। अच्छा, एक तो पिंक इटसेल्फ सबसे टॉप पे मौजूद है, बिल्कुल आप लोगों ने सही कहा था, लेकिन पर्पल का ये वाला शेड है ना, ये भी मैंने बच्चों के टॉयज़ में बहुत देखा है। जो छोटे बच्चों के टॉयज़ होते हैं ना, छोटे बच्चों की जो पैकेजिंग होती है उसमें ये वाला पर्पल शेड बहुत यूज़ होता है। एक येलो भी मौजूद है, ये मैंने कम देखा है, लेकिन अभी ये कह रहे हैं तो मुझे लगता है कि ये होगा। अच्छा, और हम ज़रा आगे चलते हैं। ये देखें आप, सिर्फ पिंक नहीं है, कुछ और भी कलर्स हैं पिंक के साथ जो लोगों ने ऐसे रेकमेंड किए हैं। अच्छा, इन कलर्स के ऊपर बाकायदा पूरे रिसर्च पेपर लिखे जाते हैं और ये डिज़ाइनर्स का टॉपिक है। कोई बंदा अगर ये बोलता है ना हम वेब डिज़ाइन सिखा रहे हैं, वेब डिज़ाइनिंग सिखा रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें वो आपको सिखा रहा है, तो जब ही वेब डिज़ाइनिंग सिखा रहा है वो आपको, वरना आपको बेवकूफ़ बना रहा है वो, ठीक है। अच्छा, ये आप देखें, ये भी कुछ कलर्स हैं, ये थोड़े एडवेंचर टाइप के जो कलर्स हैं ना वो वाले हैं, ये कलर्स उनको पसंद आते हैं। अच्छा, तो आप ऐसे करके ना, तो हमने क्या सीखा कि हर एज ग्रुप को हर तरह के कलर पसंद नहीं आते हैं। अच्छा, अब हम ज़रा लिख लेते हैं मेल, ठीक है, 10 ईयर ओल्ड मेल। किड लिखते हैं बल्कि इसमें। अच्छा, अब जो ये मैंने किड लिखा है ना, ये जनरल कलर्स हैं मेल और फीमेल दोनों के लिए, ठीक है। इसमें कोई अभी डिस्क्रिमिनेशन नहीं हुई भी ये वाली कि ये मेल के लिए कलर है या फीमेल के लिए कलर है, ये जनरल है दोनों के लिए। तो इसी तरीके से अभी मैं अब ज़्यादा गूगल नहीं करूँगा इसको, अभी इसको हम यहीं पे रोक देते हैं। वेल, पॉइंट मेरा बताने का ये था कि आप क्या कर सकते हैं, जिस एज ग्रुप को आप टारगेट कर रहे हैं उस एज ग्रुप के लिए कलर्स कौन से वाले होने चाहिए ये आप को पता होना चाहिए कि अच्छा कुछ होता है, तो आप गूगल करके निकाल लेंगे, वो कोई ऐसा मसला नहीं है। नंबर एक बात ये हो गई कि कलर मूड कन्वे करते हैं, ठीक है। नंबर दो बात ये हो गई कि एज ग्रुप्स का मसला होता है इसके अंदर, कि हर एज ग्रुप को हर तरह की चीज़ पसंद नहीं होती। नंबर तीन बात कि एक बंदा उस वेबसाइट के आगे कितनी देर बैठेगा, इससे बहुत गहरा ताल्लुक़ है कलर्स का और डिज़ाइन का। मिसाल के तौर पे आप नोट करें कि जो एक्सेल शीट्स होती हैं, ठीक है, उनमें कलर कौन से इस्तेमाल हुए हुए होते हैं? कोई मुझे ये बता सकता है कि ये साइड में मेरे पास एक्सेल शीट खुली हुई है एक, इसमें कलर ग्रीन होता है और वाइट होते हैं। एक्सेल शीट में कोई कलर नहीं होता, ब्लैक एंड वाइट होते हैं वो, ठीक है। अच्छा, तो गूगल लेफ्ट बार में ऊपर जाती है ना, वो भी तो वाइट, वो भी तो कलर ही है। हाँ, गूगल शीट ने थोड़ा सा उसको फैंटेसाइज कर दिया और थोड़ा सा ग्रीन कर दिया है, लेकिन आम तौर पे जो है ना उसके अंदर कोई कलर नहीं होता। मैं ज़रा जल्दी से जो है ना एक ओपन करता हूँ कोई शीट, आप उसमें देखिएगा कोई कलर ही नहीं होता। अच्छा, कलर ना होने का रीज़न क्या है? ना होने का रीज़न ये है, ठीक है, कोई कलर नहीं है, कहीं पे आपको कोई कलर दिख रहा है, सिर्फ ये लोगो दिख रहा है और एक बटन है यहाँ पे बस, और कहीं पे भी कोई कलर नहीं है, बिल्कुल ब्लैंक है और ब्लैक एंड वाइट है सारा कुछ। जो भी वेबसाइट ऐसी होती है जिस पे बंदे को 8 या 10 घंटे गुजारने हो सकते हैं, ठीक है, बहुत सारे ऐसे लोग आपको मिलेंगे जिनकी जॉब्स ऐसी हैं जिनको स्प्रेडशीट के आगे, गूगल शीट के आगे या माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के आगे बैठ के 8 से 10 घंटे गुजारने होते हैं दिन के, ठीक है। तो ऐसी जगहों पे आप कलर्स बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करते, ठीक है। ग्रे के शेड्स देखो, इसमें ग्रे के शेड्स लगे हुए हैं, जो ये ए बी और सी की जो पट्टी है ना पूरी, ये हल्की सी ग्रे है। फिर यही जब आप सिलेक्शन करते हैं तो ये स्क्रीन शेयर नहीं हुई। हल दोबारा कर देता हूँ मैं, ओके दैट्स माय बैड। अच्छा, आ गई मेरी स्क्रीन आपके पास? अच्छा, देखें इसके अंदर कोई कलर नहीं है।
अच्छा, ये जो ABCD वाली मैं बता रहा था लाइन, ये हल्की सी ग्रे है। अब इनमें से जिसको आप सेलेक्ट करते हैं ना वो हल्की डार्क ग्रे हो जाती है। तो ग्रे का ही मुख्तलिफ शेड इस्तेमाल हुआ है मैं इसके अंदर। अच्छा, ये ब्लैक भी नहीं है, अगर ये वाले को आप गौर से देखें ना, ये ब्लैक कलर नहीं है, ये ग्रे का एक शेड है, देखने में लग रहा है ब्लैक है। ठीक है, कंट्रास्ट को कम रखने के लिए पूरा ब्लैक भी इस्तेमाल नहीं करते इसके अंदर, और ग्रीन इसमें सिर्फ लोगो है और एक ये बटन है। अच्छा, तो ऐसी वेबसाइट जिसमें आपको 8 से 10 घंटे बैठना पड़ सकता है, उसमें आम तौर पे आप कोई भी कलर्स इस्तेमाल नहीं करते या बहुत मिनिमल उसमें कलर इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ताकि क्योंकि कलर्स को देख के ना बंदा शुरू में तो देखता है, बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, कोई भी कलर आपने शुरू में देखा, बहुत अच्छा लगता है आपको, लेकिन जो बड़ी उम्र के लोग होते हैं अगर वो ज़्यादा कलर्स को देखें तो वो थकते हैं, उनका ब्रेन थकन महसूस करता है। क्यों? रीज़न ये है कि आम तौर पे जो बच्चे होते हैं ना, उनका तो दिमाग होता है बिल्कुल फ्रेश, बिल्कुल खाली होता है और बहुत तेज़ चलता है दिमाग। ठीक है, उनको नई चीज़ें चाहिए होती हैं। मतलब अगर कोई छोटा बच्चा है, आप उससे 10 मिनट उसको आप अकेला छोड़ दो ना, तो वो रोना शुरू कर देता है कि भाई मेरे साथ खेल क्यों नहीं रहे। ठीक है ना, उसको चाहिए बस हर वक्त मेरे साथ कोई खेलता रहे। इवन दो कि जो न्यू बॉर्न होते हैं, 4 महीने 5 महीने के जो बच्चे होते हैं, आप उनमें भी बिहेवियर अगर आप उनका नोट करें, उनको चाहिए हर वक्त कोई खेलता रहे मेरे साथ बस। ठीक है, हाथ पैर बस चलते रहें तो वो खुश है। जहाँ आपने उसको गोद में लेके आप बैठे चेयर पे, तो उसने रोना शुरू कर देना होता है। ठीक है, क्योंकि उसका दिमाग बहुत तेज़ चल रहा होता है और उसके पास करने के लिए कुछ होता नहीं है, तो उसकी लर्निंग का टाइम होता है वो। ऑन अदर एंड जो बड़ी उम्र के लोग होते हैं, जैसे मेरी एज तक पहुंचने तक क्या होता है कि आपके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां आ चुकी होती हैं, आपने इतनी लर्निंग कर ली हुई होती है कि अब आपके जो नए न्यूरॉन्स हैं ना, वो उतनी तेज़ी से नहीं बन रहे होते जितने एक बच्चे की न्यूरॉन बनते हैं। ठीक है, तो जब आप किसी कलर को देखते हैं तो उस कलर को ट्रांसलेट करता है आपका ब्रेन, किसी चीज़ में ट्रांसलेट करता है जो आपके ब्रेन तक एक सिग्नल पहुंचता है। तो वो ट्रांसलेशन, अगर मैं ज़्यादा देर तक ये पीला कलर देखता रहूँ ना, मैं पीली कलर की टी-शर्ट पहन के घूम रहा हूँ आज, तो मैंगो मैन बन के घूम रहा हूँ, लेकिन अगर मैं ये कलर ज़्यादा देर तक देखता रहूँगा ना तो मैं थक जाऊँगा। ये साइंस कह रही है भाई। ठीक है, ये साइंस कह रही है कि ज़्यादा कलर जब आप देखते हैं तो आपको थकान होती है। उसका रीज़न ये है कि ब्रेन आपका उस कलर को ट्रांसलेट करता है, और एक अडल्ट जो होता है, एक जो ग्रोन मैन होता है या ग्रोन वुमेन होती है, उसके जहन पे पहले ही इतनी टेंशनें होती हैं, जो उसका दिमाग फुली पैक्ड होता है, उसमें मज़ीद आप प्रोसेसिंग डालते हैं तो वो थकता है। तो इसलिए उसमें ये चीज़ें आप आमतौर पर नहीं रखते हैं। अच्छा, फिर इसी तरीके से आप इमेजिन करें कि नेटफ्लिक्स जो है, नेटफ्लिक्स की जब आप वेबसाइट ओपन करते हैं, अभी मैं ओपन करके नहीं दिखा रहा, तो उसमें क्या होता है आम तौर पे, कलर कौन से होते हैं? किसी को याद है नेटफ्लिक्स आखिरी दफ़ा जब खोला था? तो मुझे तो बड़ा ज़माना हो गया खोले हुए वैसे। उसमें नेटफ्लिक्स में ज़्यादा कलर्स कौन से आते हैं? रेड ब्लैक एंड ब्लैक। अच्छा, रेड और ब्लैक कलर उन्होंने क्यों यूज़ किया है? कोई इस पर रोशनी डाल सकता है? क्योंकि हमने कलर के बारे में इतनी बातें कर ली हैं अभी। तो क्रेविंग के लिए कि आप मोर से मोर शोज देखें। क्रेविंग से हम एक एपिसोड देखते हैं तो हम चाहते हैं कि हम दूसरा भी देखें, तीसरा भी देखें, तो जितनी ज़्यादा हम उस पर एंगेज रहेंगे तो उतने ज़्यादा हमको फ़ायदा होगा। अच्छा, ये भी एक बात है कि जब आप एपिसोड देखना शुरू कर देते हैं ना, तो फिर नेटफ्लिक्स अपनी स्क्रीन कोई नहीं दिखाता आपको। आप एक एपिसोड से डायरेक्ट दूसरी एपिसोड पे जाते हैं, बीच में नेटफ्लिक्स की कोई चीज़ नहीं आती। तो ये तो कहानी है ही एपिसोड तक पहुंचने से पहले की कहानी है। अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं कि रिलैक्सिंग मोड एंटरटेनमेंट के लिए, एक दोस्त ने बड़ी बेहतरीन बात कर दी है, सिनेमा में भी यूज़ होता है रेड कलर। ठीक है, और सिनेमा में होता है अंधेरा, तो इस वजह से उन्होंने, मेरा भी ओपिनियन यही है, हमज़ा ने जो बात की है कि सिनेमा में जो अंधेरा होता है ना, वो ब्लैक कर देते हैं आप पूरी स्क्रीन। आमतौर पे आप नेटफ्लिक्स खोलें, पूरा अंधेरा खुलता है, उसमें कोई रोशनी नहीं होती। आमतौर पे जब कोई मूवी देखने बैठा है तो एक एजम्पशन है कि यार लाइटें वाइटें बंद करके ही बैठा होगा, मज़े से बैठा होगा रात के टाइम। ठीक है, तो वो भी लाइट ज़्यादा नहीं दिखाते। अच्छा, मूवीज़ आमतौर पे लोग देखते भी रात को हैं, ये भी एक रिसर्च है कि मूवीज़ वगैरह एंटरटेनमेंट की जो चीज़ें हैं वो सारी बंदा रात को देखते हैं आमतौर पे। ठीक है, यही वजह है कि आप देखें जितने भी अमेरिका में जो शोज़ होते हैं ना, वो हर शो ना नाइट शो के नाम से आता है। मिसाल के तौर पे वहाँ पे जो एडल्ट कॉमेडी होती है, जो वो सारी सैटरडे नाइट शो के नाम से होती है। तो सैटरडे नाइट मतलब नाइट में सब एंटरटेनमेंट का हो रहा होता है। तो एक एजम्पशन ये भी है कि मूवी देखने बैठा है तो रात में ही बैठा होगा, बिला वजह उसको वाइट कलर की ब्राइट किस्म की स्क्रीन दिखा के भगाना थोड़ी है।
तो इसलिए अंधेरा अंधेरा रखते हैं सारा। दूसरा ये रेड कलर का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि रेड सैनमा में भी होता है, तो उसको थोड़ा सैनमेटिक फील देने के लिए। अच्छा, अभी सैनमा में रेड क्यों यूज़ करते हैं उसका कोई रीज़न होगा, ठीक है, वो सैनमा वो मुझे नहीं पता, लेकिन ये भी कोई ना कोई डिज़ाइन होगा। क्यों कि ये अब मेरे जहन में भी बात नहीं आई थी, लेकिन इन्होंने जो बात की है ना मोहम्मद हमज़ा ने, तो मैंने रियलाइज़ किया कि मैं आज तक जितने भी सैनमा में गया हूँ ना उसमें रेड कलर की सीट्स होती हैं आमतौर पे, और कारपेट नीचे रेड होता है, और साइड की दीवारें भी कुछ मरून टाइप के कलर की होती हैं, और जो सम टाइम ना पर्दा लगा हुआ होता है उस पर स्क्रीन के आगे, कुछ अभी तो नहीं लगा हुआ होता लेकिन पुराने वाले जो हैं उनमें पर्दा लगा हुआ होता था, तो वो पर्दा भी रेड कलर का होता था। तो रेड कलर का कोई ताल्लुक़ है तो सही सैनमा के साथ, कोई रेड कलर का कोई चक्कर है, और ख़ास किस्म का एक शेड होता है, सब जगह वही होता है, दूसरा शेड नहीं होता। वेल, तो ये हमने थोड़ा सा डिस्कस किया। नेटफ्लिक्स का जो कलर का थीम है, नेटफ्लिक्स का जो डिज़ाइन है, उसको हमने देखा। अच्छा, अब डिज़ाइन के अंदर ना एक बात और भी है। एक तो हमने ये बात देखी कि कलर होता है डिज़ाइन कंपोनेंट। अब एक हमारे पास डिज़ाइन के कंपोनेंट के अंदर यूज़र का एक्सपीरियंस होता है, ठीक है। अभी हम एक स्पेसिफिकली वेबसाइट्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, अभी हम जनरल डिज़ाइन की बात नहीं कर रहे हैं। अच्छा, तो हमारे पास जो एक वेबसाइट के अंदर जो डिज़ाइन का सबसे बड़ा कंपोनेंट है वो कलर है। हमने ये देखा था, ठीक है, कलर को हमने साइड पे कर दिया। अब मैं बात कर रहा हूँ यूज़र एक्सपीरियंस की, ठीक है। अच्छा, यूज़र एक्सपीरियंस भी ना, कलर भी कहीं ना कहीं यूज़र एक्सपीरियंस में ही लाए कर रहा होता है, क्योंकि ज़ाहिर है यूज़र एक्सपीरियंस क्या होता है कि जब बंदा आए ना तो उसका ओवरऑल एक्सपीरियंस अच्छा हो, ठीक है। अभी मिसाल के तौर पे अगर वो किसी खाने की वेबसाइट पे गया हुआ है और उसको आप ब्लैक और वाइट और ग्रे कलर, आप गूगल की स्प्रेडशीट वाले कलर आप दिखाना शुरू कर दें, यानी बिल्कुल फ्लैट कलर, तो उसको अच्छा नहीं लगेगा। वो कहेगा यार मेरा तो खाने का मूड ही ख़त्म हो गया है इन्होंने जो किया है मेरे साथ, ठीक है। तो एक कहीं ना कहीं कलर भी यूज़र के एक्सपीरियंस में लाया करता है। लेकिन यूज़र एक्सपीरियंस को मेनली 2 कैटेगरीज़ में डिवाइड किया जाता है। नंबर 1, प्रीवियस एक्सपीरियंस जो यूज़र का है उसको यूटिलाइज़ किया जाता है, ठीक है। प्रीवियस एक्सपीरियंस जो भी यूज़र ने पहले से उसको पता है, उसकी जो पहले से नॉलेज है उसको यूटिलाइज़ किया जाता है। अगर मैं इसको जनरली डिस्कस करूं तो आम तौर पे जितनी भी कार की जो ब्रेक्स होती हैं, ठीक है, वो कौन सी साइड, क्योंकि नीचे ना 3 पैडल होते हैं आम तौर पे, जो मैनुअल गाड़ी है उसमें 3 पैडल होते हैं नीचे, तो ब्रेक ना एक ख़ास पोजीशन पे होता है और हर कार में उसी जगह पे होता है, ठीक है। कोई मुझे बता सकता है कि ब्रेक कौन सा वाला होता है? मिडिल वाला होता है, बिल्कुल सही कहा, ठीक है। तो मिडिल वाला जो ब्रेक होता है, राइट हैंड वाला जो है वो एक्सेलरेट करने के लिए यूज़ होता है, और जो लेफ़्ट वाला है वो क्लच होता है। MDL के नाम से इसको लोग ऐसे प्रोनाउंस भी करते हैं। तो ये चेंज भी तो कर सकते थे। मिसाल के तौर पे मुझे ये लगता है कि राइट हैंड में सबसे ज़्यादा ताकत होती है बंदे की, जो राइट पैर होता है उसमें ज़्यादा बंदे के पावर होती है, तो ब्रेक तो पूरे राइट पे रखनी चाहिए थी, ठीक है। शायद रख भी सकते हैं, लेकिन ये टोयोटा वाले, ये होंडा वाले उसको चेंज क्यों नहीं करते? वो चेंज इसलिए नहीं करते कि अगर उसको चेंज कर दिया इन्होंने तो भाई जो पहले से लोग गाड़ियाँ चला रहे हैं वो कंफ्यूज हो जाएंगे कि भाई ये क्या कर दिया, उनको टाइम लगेगा उसके साथ एडजस्ट होने में, ठीक है। अच्छा, फिर इसी तरीके से बहुत सारी दूसरी ऐसी चीज़ें जो आप पहले से एक्सपीरियंस होता है आपका। मिसाल के तौर पे आपके पास अगर कोई मोबाइल फ़ोन है तो आपको पता है लाल वाला बटन दबाने से ना फ़ोन कटेगा और हरा वाला बटन दबाने से फ़ोन रिसीव होगा, ठीक है। वैसे तो बटन वाले फ़ोन का दौर चला गया, अभी स्वाइप करना होता है स्क्रीन पे, लेकिन जस्ट इन केस एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ आपको मैं। तो बंदे का जो पुराना एक्सपीरियंस है उसको आपको यूटिलाइज़ करना होता है। अच्छा, अभी वेबसाइट में ये कैसे है बात, ज़्यादातर वेबसाइट में जो वेबसाइट का लोगो होता है वो किस जगह पे होता है? आप सब लोग वेबसाइट डेली बेसिस पे, मेरे ख्याल है कि 20 से 25 वेबसाइट तो आप यूज़ करते हैं, टॉप पे होता है। अच्छा, और टॉप लेफ़्ट पे होता है, कुछ लोग कह रहे हैं। अच्छा, टॉप पे होता है, ये तो बात अंडरस्टूड है, ठीक है, इससे तो कोई इनकार नहीं कर सकता। ज़िंदगी में आज तक आपने किसी वेबसाइट का लोगो बॉटम पे नहीं देखा होगा, टॉप पे ही होता है लोगो। अच्छा, और ज़्यादातर केसेस में टॉप लेफ़्ट पे होता है, ठीक है। अभी आप जीमेल खोलें, गूगल शीट खोला हुआ है अभी हमने,
और ये एमिरेट्स की जो ये वेबसाइट अभी थोड़ी देर पहले खोली थी मैंने, इसके अंदर भी टॉप लेफ़्ट के ऊपर है, देख सकता हूँ मैं जैसे कि, ठीक है, आप दोबारा ओपन करके उसको देख सकते हैं। तो टॉप लेफ़्ट पे सब लोग लोगो क्यों रख रहे हैं? कोई बेवकूफ़ी की बात किसी ने कर दी है, क्या कर दी, मतलब सब लोगों को टॉप लेफ़्ट पे क्यों रखना है? वो इसलिए रखना है क्योंकि लोगों को उस तरफ देखने की आदत है। जब लोगों की तरफ देखना चाहता है बंदा तो ऑटोमेटिक उधर नज़र जाती है। अच्छा, फिर अकाउंट का जो बटन होता है, जो प्रोफाइल पिक्चर लगी हुई होती है, वो कहाँ लगी हुई होती है? ज़्यादातर वेबसाइट में वो टॉप राइट पे लगी हुई होती है। आप यूट्यूब खोलें, जीमेल खोलें, या कोई भी आप थर्ड पार्टी वेबसाइट खोलें, 99% ऑफ द टाइम आपको राइट पे मिलेगा। अभी जो करंट जो अभी चल रहा है, जो करंट जितनी भी वेबसाइट चल रही है, ठीक है, इस तरफ मिलेगा आपको। अच्छा, फिर इसी तरीके से जो सर्च बार होता है वो आम तौर पे सेंटर में होता है, ठीक है। अगर वो उसने ऊपर डाला हुआ है तो सेंटर में रखेगा। सेंटर में अगर नहीं रखेगा तो वो किधर रखेगा फिर? या तो वो लेफ़्ट मोस्ट पे रखेगा या तो वो राइट मोस्ट पे रखेगा। दोनों तरफ ही रखते हैं लोग। अब डिपेंड करता है कि वो सर्च करना क्या चाह रहा है। अगर साइट के अंदर सर्च करना चाह रहा है तो वो फिर उसको शायद राइट पे रखते हैं ज़्यादातर लोग। अगर ओवरऑल पूरे पे सर्च करना चाह रहा है तो लेफ़्ट पे रखते हैं। इस तरह की कोई चीज़ है। वेल, तो हमने क्या देखा कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें वेबसाइट में हो रही होती हैं जिसमें हमें इस चीज़ का ख्याल रखना होता है कि हम कोई ऐसी हरकत ना कर दें जो कोई भी नहीं कर रहा। यूज़र के पुराने एक्सपीरियंस को हम यूटिलाइज़ करते हैं, कोशिश करते हैं यूटिलाइज़ करने की, ठीक है। आमतौर पे अगर आपसे मैं जस्ट एक ऐसे रैंडम सवाल पूछ रहा हूँ कि आपके पास कोई फ़ोटो, छोटी सी फ़ोटो दिख रही थी, छोटी फ़ोटो दिख रही थी, अब आपको उस फ़ोटो को बड़ा करके देखना है तो आप क्या करेंगे? आम तौर पे इसका जवाब ये होगा कि जाके क्लिक करेंगे उसके ऊपर। तो वो एक हमें उम्मीद है कि उस पर क्लिक करेंगे तो शायद वो बड़ी हो जाए, ठीक है। तो ये मेरा एक्सपीरियंस है कि यार छोटी फ़ोटो जहाँ होती है उस पर मैं क्लिक करता हूँ तो आमतौर पर बड़ी हो जाती है। फेसबुक पे आप देखें, प्रोफाइल पिक्चर पे क्लिक करें, बड़ी हो जाती है वो। अच्छा, जब वो बड़ी हो जाएगी वंस, अब उसको मुझे वापस छोटा करना है तो कैसे करूँगा? या तो मैं एस्केप का बटन दबाऊँगा। मैं आमतौर पर एस्केप पे मेरा हाथ रहता है, मैं हर वक्त एस्केप दबाने की कोशिश करता हूँ। या तो उसी विंडो पे जो मेरे सामने खुली उस पर छोटा सा क्रॉस, कहीं ना कहीं किसी कोने में छोटा क्रॉस होना चाहिए उसमें, ठीक है। मेरी ये एक्सपेक्टेशन है, ठीक है, आप सब लोगों की भी होगी। तो ये मेरा प्रीवियस एक्सपीरियंस है जिसको मुझे क्या करना है, यूटिलाइज़ करना है। तो दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ यूज़र एक्सपीरियंस। पहला पार्ट है ये और सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। दूसरा जो पार्ट है यूज़र एक्सपीरियंस का, वो है कि आप उस बंदे की जो वेबसाइट पे आने का प्रोसेस है उसको इन्जॉयबल बना दें आप, ठीक है। अच्छा, जैसे कि हमने जो पहला वाला पार्ट था उसको दोनों जगह डिस्कस किया, जनरली भी डिस्कस किया, गाड़ियों में, लैपटॉप में, इधर उधर, और वेबसाइट में भी डिस्कस किया, ठीक है, पुराना एक्सपीरियंस यूटिलाइज़ करने वाला। अब ये जो इन्जॉयबल वाला पार्ट है ना, ये भी जनरली सब जगह पे आप कर रहे होते हैं, वेबसाइट में भी कर रहे होते हैं, लेकिन और भी जगहों पे हो सकता है। मिसाल के तौर पे जैसे 1 to 5 है, ठीक है, जो लड़कों को पता होगा 1 to 5, सही है, लड़कियों को तो नहीं। तो 1 to 5 जब आप स्टार्ट करते हैं ना तो उसका जो साउंड है, एक ख़ास किस्म का साउंड है उसका। आपको क्या लगता है कि वो साउंड इत्तफाकन बन गया है? ठीक है, वो इत्तफाकन नहीं बना, उसको बाकायदा डिज़ाइन किया जाता है। साउंड इंजीनियर्स होते हैं, ठीक है, जो उसको डिज़ाइन करते हैं बाकायदा। अच्छा, जैसे जिक्सर है, एक मोटरसाइकिल है सुजुकी की, जिक्सर नाम है उसका, उसमें जो साउंड है वो पेटेंट है उनका, वो होंडा वाले नहीं दे सकते वो साउंड, वो उन्होंने पेटेंट करवा लिया कि यार ये साउंड जो है ये हमारा है, हमने डिज़ाइन किया। या होंडा 1 to 5 में जो साउंड है वो यामाहा वाले नहीं दे सकते, वरना वो देते ना, अभी जो उनकी जो 1 to 5 आई है वो देते, लेकिन वो नहीं दे सकते वो साउंड, वो पेटेंट है उनका, उसको कोई दूसरा अपने पास इस तरह से कॉपी नहीं कर सकता, ठीक है। अच्छा, या अगर मैं अब लड़कियों को एग्जांपल दूं कि अभी मुझे लड़कियों वाली कोई एग्जांपल नहीं आ रही ज़हन में। वेल, आमतौर पे जब आप किसी ब्यूटी पार्लर वगैरह में जाते हैं, ठीक है, तो आपको वेटिंग में बिठाया जाता है, तो अच्छे से आपको सोफ़ा लगा के और एसी में बिठा देते हैं, ठीक है, सामने शायद टीवी भी चल रहा होता है। अच्छा, मैं कभी गया नहीं हूँ ब्यूटी पार्लर, अंदर से कैसा होता है मुझे आइडिया नहीं है, बस सुना ही है लोगों से मैंने। अच्छा, तो हम तो जब जाते हैं ना हेयर ड्रेसिंग में, तो वहाँ तो टीवी लगाई हुई होती है हेयर ड्रेसर ने कि भाई तू बैठ जा, तो टीवी देखता रहे, तो 3 घंटे भी बैठा रहेगा तुझे पता ना चले, ठीक है, उस पर मूवीज़ वगैरह वो लगा देते हैं, देखते रहो बैठ के। तो मोस्ट प्रॉबली इमेजिन कर रहा हूँ ऐसे कि ब्यूटी पार्लर में भी एसी वेसी लगा के सोफ़े पर बिठा देते होंगे आपको, सामने टीवी चल रहा होता होगा, ताकि आपको वेटिंग टाइम का पता ना चले,
ठीक है। तो उस प्रोसेस को, जो कि वेटिंग का एक प्रोसेस था, जो कि इंतहाई मतलब मुश्किल एक वो होता है कि यार बैठ के वेट करो किसी चीज़ का कि यार लाइन आएगी, नंबर आएगा मेरा फिर, तो उसको उन्होंने इंजॉयबल बना दिया कि आप मज़े से ठंडे से बैठो, बैकग्राउंड में एम्बियंट से अच्छा सा म्यूज़िक चल रहा है और सामने अच्छा। अरीबा ने क्या कहा, ड्रेस डिज़ाइन, सना सफ़ीनाज जे डॉट के डिज़ाइन अलग अलग होते हैं, दोनों एक दूसरे को कॉपी नहीं कर सकते। नहीं वो, लेकिन वो डिज़ाइन इंजॉयबल कैसे है? इंजॉयबल तो नहीं है ना वो। आई एम नॉट श्योर, होगा मे बी, मुझे अभी लड़कियों वाली कोई एग्जांपल नहीं आ रही, मुझे लड़कों वाली एग्जांपल पता है सारी। तो हमने क्या देखा कि एक तो यूज़र एक्सपीरियंस का पार्ट वो होता है कि जिसमें हम क्या करते हैं, प्रीवियस एक्सपीरियंस को यूटिलाइज़ करते हैं, ठीक है। दूसरा जो हमारा पार्ट होता है यूज़र एक्सपीरियंस का, उसमें हम प्रोसेस को इंजॉयबल बना देते हैं, ठीक है। हम प्रोसेस को हम ऐसा कर देते हैं कि बंदा जब, मिसाल के तौर पे किसी वेबसाइट पे, जैसे मैं एमिरेट्स की वेबसाइट पे गया, मैं टिकट बुक कर रहा हूँ, अब टिकट बुक करने के प्रोसेस को ना इंजॉयबल बना देते हैं कि यार इंजॉय करे बंदा उस प्रोसेस को, ठीक है। आमतौर पे जब आप जैसे गेम्स वगैरह खेलते हैं, उसमें क्या होता है कि बाकायदा एक स्टोरी बिल्ड करते हैं वो, ताकि वो इंजॉयबल रहे वो चीज़, ठीक है। तो वेबसाइट में आम तौर पे इस चीज़ को करने के लिए बहुत सारे मुख्तलिफ़ तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे कलर्स का मैंने शुरू में ज़िक्र किया कि अगर कोई बंदा एक वेबसाइट पे आया है, कोई 28 साल की लड़की एक वेबसाइट पे ऑनलाइन शॉपिंग करने गई है, अब उसके लिए जो कलर्स हैं ना वहाँ पे, अगर उसको अच्छे कलर्स बना कर दिए हुए, अच्छा डिज़ाइन अच्छा है, सब चीज़ें सही सही जगह पे लगी हुई हैं, तो उसके लिए वो प्रोसेस इंजॉयबल होगा, ठीक है। अगर कहीं पे उसने कोई मिस्टेक की है तो अच्छा सा एक बबल पॉपअप हो, ठीक है, उस बबल में लिखा हुआ है कि आपने ये मिस्टेक कर दी है, इसको ऐसे सही करना है, तो वो प्रोसेस इंजॉयबल रहता है, ठीक है। अच्छा, अब ये आपका काम है, ठीक है, आपको ये छोटा सा असाइनमेंट दिए जा रहा हूँ मैं कि ये जो इंजॉयबल वाला प्रोसेस है कि किसी भी वेबसाइट में जो ये यूज़र एक्सपीरियंस का ये वाला जो पार्ट है कि इंजॉयबल बना देना उसको, उसके लिए लोग क्या क्या टेक्निक्स इस्तेमाल करते हैं, ये अगले जो लेक्चर में ना आप प्लीज़ इस पे ज़रा इजहार ख्याल कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि इस पे मैंने ज़्यादा बात नहीं की है, मैंने जस्ट आपको कलर्स वलर्स की मिसाल दी है। तो लोग आम तौर पे क्या ऐसा काम करते हैं जिसकी वजह से ये इंजॉयबल हो जाता है किसी वेबसाइट पे विज़िट करना, किसी वेबसाइट पे जाना। पिक एंड वीडियो लगाई जाती है, सर इमेज से भी बड़ा इफ़ेक्ट पड़ता है, जी इमेज से बिल्कुल इफ़ेक्ट पड़ता है। एनिमेशंस, हाँ एनिमेशंस लगाते हैं, क्लिक किया तो वो बुड़ुप करके बबल सा बन जाता है, ठीक है। अगर कूजी वाटर पार्क की अगर वेबसाइट है तो उसमें हर बटन के ऊपर ना बुलबुला आ रहा हो पानी का यूं यूं और उसके अंदर बीच में लिखा हुआ कि होम अबाउट, तो ये काफ़ी इंजॉयबल रहेगा, बंदे को लगेगा कि मैं वाकई वाटर पार्क में ही आ गया हूँ, मतलब वेबसाइट पे ही जाके बंदे को लगना चाहिए मैं आ गया हूँ वाटर पार्क में, अभी आ गया हूँ, और वो तड़पने लगेगा कि अब मैं जल्दी से मेरा बुक और टिकट और मैं जाऊँ। वेल तो अब आपने ये डिस्कवर करना है, आपने ये गूगल करना है, आपने सर्च करना है ये कि लोग आम तौर पे अपनी वेबसाइट को इंजॉयबल बनाने के लिए, या उसमें कोई ऐसा प्रोसेस है, जैसे देखो आम तौर पे फॉर्म फिल करने का जो प्रोसेस होता है वो बड़ा कठिन होता है, वो 10 12 15 20 सवालात होते हैं, ठीक है। अभी मैंने क्लास से 1 घंटे पहले ना एक फॉर्म फिल किया है, उसमें पता नहीं 50 सवाल थे, तो वो किसी इदारे का फॉर्म था, वो मैंने फ़िल किया, तो मेरा दिमाग ख़राब हो गया उसको फ़िल करने के बाद, यार इतने क्वेश्चन और सीधे सीधे लिखे हुए थे बिल्कुल। तो अब उस तरह का फॉर्म अगर मुझे बंदे से फ़िल करवाना है और उस प्रोसेस को मैंने इंजॉयबल बनाना है, तो मैं उसके लिए अब क्या करूँ? इसका कोई तरीका तो होना चाहिए ना कि उसको मैं इंजॉयबल बना दूँ उस प्रोसेस को, ठीक है। तो इस पर प्लीज़ आप लोग सब लोग गौर कीजिएगा कि ये काम कैसे किया जा सकता है, इंजॉयबल बनाने वाला जो प्रोसेस है वो कैसे किया जा सकता है। एक सर दोबारा रिपीट कर देंगे, थोड़ा इंटरनेट की वजह से ड्रॉप हो गया। जी, मैं ये प्लीज़ ग्रुप में भी कोई ना मेंशन कर दीजिएगा ये पूरी बात मेरी। अच्छा, मैंने ये कहा कि हमने यूज़र एक्सपीरियंस के 2 पार्ट्स की बात की है। पहला पार्ट वो जो प्रीवियस एक्सपीरियंस को हम यूटिलाइज़ करते हैं, वो हमने डिस्कस किया। दूसरा पार्ट हमने कि किसी भी चीज़ को हम इंजॉयबल कैसे बना देते हैं, दूसरा पार्ट है कि वेबसाइट पे बंदा है वो प्रोसेस पूरा इंजॉयबल हो, बंदा खुशी खुशी पूरी वेबसाइट की सारी चीज़ें करता रहे। तो अब ये इंजॉयबल बनाना किसी भी वेबसाइट को, ये काम कैसे करते हैं लोग आमतौर पर, ठीक है। इसके लिए क्या टेक्निक्स ऐसी इस्तेमाल की जाती हैं कि जिससे ये प्रोसेस इंजॉयबल बनाया जा सकता है, ठीक है। क्या क्या किया जा सकता है, लोग मार्केट में क्या कर रहे हैं, हज़ारों लाखों करोड़ों की तादाद में मेरा ख्याल है इस वक्त दुनिया में वेबसाइट्स मौजूद हैं और उस पर
डेली बेसिस पे बहुत सारे लोग जाके उसको विज़िट करते हैं और उस पर बिजनेसेस हो रहे होते हैं, ठीक है। तो प्लीज़ इसको आप एक्सप्लोर कीजिएगा। कुछ अगर एग्जांपल्स भी आप ढूंढ सकें, कोई ऐसी वेबसाइट्स ढूंढ सकें जिसमें कोई ख़ास किस्म का प्रोसेस है जिसको इन्जॉयबल बनाया गया है, ठीक है, तो वो एग्जांपल भी अगर आप अगली क्लास में लेकर आएँ तो बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। अच्छा, तो आप मैं लोगों से कुछ कहना चाहता जो है ना इजहार ख्याल चाहिए होगा मुझे अगली क्लास में इस बारे में। जी मैं कुछ कहना चाहता हूँ। जी प्लीज़। ये इंजॉयबल जो है ये हम कह सकते हैं कि अपनी वेबसाइट को जितना यूज़र फ्रेंडली बनाया जाए तो वो चीज़ इंजॉयबल भी हो सकती है। नहीं, यूज़र फ्रेंडली बनाया कैसे जाए, मतलब ऐसा क्या किया जाए कि वो यूज़र फ्रेंडली हो जाए, यही तो असल सवाल है, ओके, ठीक है। तो ये प्लीज़ बहुत आसान है, गूगल कीजिएगा। गूगल करके आपने ये रिसर्च करनी है, असल में ये आपको रिसर्च का टास्क दिया जा रहा है, ठीक है। ये आपने रिसर्च करनी है और जस्ट रिसर्च करके आपको जस्ट वो देखना है कि अच्छा यार लोग क्या कर रहे हैं मार्केट में, ठीक है। क्योंकि आप जब तक दूसरे लोगों को देखेंगे नहीं कि वो कर क्या रहे हैं तो आपको आइडिया नहीं होगा कि मार्केट में क्या चल रहा है। आप इमेजिन करें कोई बंदा अगर पहली दफ़ा कपड़े ख़रीदने जाए, ठीक है, बहुत सारी लड़कियां होती हैं जो जिनके कपड़े वगैरह अम्मी लेकर आती हैं, मेरे भी एक टाइम पे अम्मी लेकर आती थी। तो जब मैं पहली दफ़ा कपड़े ख़रीदने गया तो मुझे समझ ही नहीं आया मैं लूँ क्या, ठीक है मुझे समझ में नहीं आया कि मैं लूँ क्या। अच्छा, पैसे भी उसने मुझसे ज़्यादा ले लिए और जो मैं चीज़ लेकर आया ना तो मुझे बाद में बहुत सारे लोगों ने कहा कि यार ये तो बहुत आप ओल्ड फैशन वाले डिज़ाइन ले आए हैं, ठीक है। लड़कियों को पता होगा कि जैसे हर साल ना उनके नए डिज़ाइन आते हैं, मतलब अभी जो समर आया है तो उसके नए डिज़ाइन आए होंगे। अभी वो जो लोग रेगुलरली वो कपड़े पहनते हैं उनको पता है कि ये जो डिज़ाइन है ये तो पिछले साल का था, ये अभी दे दिया इसने, ये तो ठग दिया पिछले साल वाला डिज़ाइन दे दिया, ठीक है। तो मेरे साथ भी यही हुआ शुरू में। मैं जो कपड़े लेकर आया वो कहा यार ये वाले डिज़ाइन तो लोग 2 साल पहले पहनते थे आज से। मैंने कहा पता नहीं यार, मुझे तो अच्छा लगा, मैंने ले लिया। उन्होंने कहा यार ये तो बेवकूफ़ बना दिया, पैसे भी ज़्यादा ले लिए और डिज़ाइन पिछले साल वाला दे दिया तुम्हें। मैंने कहा चलो अभी आहिस्ता आहिस्ता सीख जाएंगे। तो जब आप वेबसाइट बनाना जब आप सीख रहे हैं, राइट, तो जब आप वेबसाइट बनाएंगे ना तो आपको ये पता होना चाहिए कि मार्केट के ट्रेंड्स अभी क्या चल रहे हैं, अभी किस किस्म की वेबसाइट्स लोग पसंद करते हैं, ठीक है। 2022 के अंदर लोग क्या वेबसाइट्स बना रहे हैं, किस तरह की होती हैं एक वेबसाइट, ठीक है। जैसे कुछ ट्रेडिंग करना चाहें अगर। जी जी दोस्त, क्या कहा आपने? सर हम कुछ ट्रेडिंग करना चाह रहे थे। ट्रेडिंग मतलब समझा नहीं मैं। एडिंग आपकी बात में। हाँ जी, प्लीज़ कुछ ऐड करना चाहते हैं आप करें। जी इसलिए जैसे हम पूछ रहे थे, जैसे हम देख रहे थे आजकल बहुत ज़्यादा कि Web3 के बारे में काफ़ी हाइप क्रिएट हुई है बहुत ज़्यादा, रिलेटेड टू Web2 ही है तकरीबन। खाली इसका बैकएंड जो है वो थोड़ा बहुत चेंज है, बाकी जो चीज़ें हैं तकरीबन फ्रंट एंड की जो हम सीख रहे हैं HTML CSS जावास्क्रिप्ट वो कम्प्लीटली एग्जैक्टली वो सेम ही जहाँ तक हमने देखे चीज़ों को ना, क्योंकि हम ब्लॉकचेन के वो देख रहे थे चीज़ें रिक्वायरमेंट्स जॉब की, तो वहाँ भी यही थी HTML CSS जावास्क्रिप्ट रिएक्ट रिडक्स, उसके बाद कॉन्टेक्स्ट API सॉलिडिटी स्मार्ट कॉन्टेक्ट नोड.js। बिल्कुल आपने सही कहा। जो वेब 1.0 थी ना उसमें सिर्फ HTML होती थी, बस HTML के अलावा कुछ भी नहीं होता था। वेब 1.0 जो थी, वेब 2.0 आई ना तो उसमें CSS जावास्क्रिप्ट भी आ गई और ये फ्रेमवर्क्स भी आ गए। अभी वेब 3 में एडिशनल चीज़ें आएंगी कुछ, तो वो भी सीख लेंगे, पहले ये तो कर लें पूरा, तो वो भी सीख जाएंगे, कोई मसला ही नहीं है, ठीक है। जी अच्छा, क्या रिडक्स कोर्स का पार्ट है? नहीं, ये रिडक्स नहीं पढ़ेंगे हम। रिडक्स के भी बाद एक चीज़ आई है कॉन्टेक्स्ट API, वो रिडक्स से ज़्यादा बेहतर है जहाँ तक मैंने उसको देखा है। लोगों को असल में अभी तक समझ में नहीं आया उसको यूज़ कैसे करना है, लेकिन अगर वंस समझ में आ जाए तो वो ज़्यादा एफिशिएंट है। सर मेरा क्वेश्चन ये है जी सर, ये जो लाइब्रेरीज और जो फ्रेमवर्क्स होते हैं ये बेसिकली आप इसके बारे में थोड़ा बता दें। लाइब्रेरी और फ्रेमवर्क्स जो होते हैं इनमें डिफरेंस क्या है? फ्रेमवर्क्स, जी यार ये हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह जब हम जावास्क्रिप्ट पढ़ेंगे ना, और जावास्क्रिप्ट में जब हम लाइब्रेरीज इस्तेमाल करना सीखेंगे तो फिर हम मेरे ख्याल है इस बारे में डिस्कस करेंगे, ज़्यादा बेहतर रहेगा ना, ताकि वो रेलिवेंट होगी बात उस टाइम पर। अभी तो सर आपने जो प्रोजेक्ट की बात की थी कि किस तरह से UI हमारा UX यूजर एक्सपीरियंस बेटर होगा, वो एक चीज़ हमें माइंड में आ रही थी अभी कि किस तरह से बेटर हो सकता है कि जो पर्पस है वेबसाइट बनाने का, कपड़े सेल करने का या मेडिकल कोई वेबसाइट है, तो वो चीज़ सबसे प्रायोरिटी पे रखा जाए कि आपकी कोई सेल लगी हुई है या आप जो अपडेटेड चीज़ें हैं, यूज़र सबसे जल्द से जल्द वो अपनी चीज़ों पे, अगर कोई ई-कॉमर्स साइट है कपड़े की, तो वो जल्द से जल्द खरीद सके या चीज़ों को देख सके। बिल्कुल आपने सही कहा। अब्दुल मोइज़ ये कह रहे हैं कि किसी भी वेबसाइट के एक्सपीरियंस को एंजॉयबल बनाने के लिए
अगर कोई ई कॉमर्स की वेबसाइट है तो उसमें शायद एक ये भी काम किया जा सकता है कि अगर बंदा उस वेबसाइट पे जैसे ही आए तो सेल जो लगी हुई है इस वक्त उसको टॉप पे जल्दी से फ़ौरन दिखा दिया जाए, क्योंकि आमतौर पे अगर कोई आया है तो लोग डिस्काउंट में और सेल्स में बड़े इंटरेस्टेड होते हैं। तो अगर उसको फ़ौरन ही सेल्स दिख जाएगी ना तो डायरेक्ट उसके अंदर जाके वो कम पैसों वाली चीज़ें डायरेक्ट ख़रीद पाएगा। तो बिल्कुल आपने सही बात की, ये इसको इन्जॉयबल बना सकता है कि वो देखते ही खुश हो जाए भाई 50% ऑफ। ये दराज पे हो रहा होता है। हाँ, 50% ऑफ से ज़्यादा तो खुशी की बात कोई हो ही नहीं सकती खवातीन के लिए, मर्दों के लिए भी। आजकल तो मर्द भी पहुँचे हुए होते हैं सारे। अभी वो लेकिन Xiaomi- एट द एंड जाकर वो बोलते हैं इस चीजों पे है इन चीजों पे नहीं है, तो वो दोबारा लपट के आया था यार नहीं खरीदनी। वैसे 50% ऑफ पे जो है ना वो लास्ट पाकिस्तानी डिजाइन मिलता है। नहीं वो अभी इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह पे लगती है ना जो, मुझे तो वो लड़कियों का तो नहीं पता मुझे वो क्या होता है, लेकिन हाँ मैंने देखा है जहाँ 50% ऑफ होता है और रश बहुत लगा हुआ होता है। तो लेकिन अभी हम लोगों का तो लड़कों वाला है ना, तो Xiaomi पे और इधर उधर जो स्टोर्स हैं इलेक्ट्रॉनिक के उस पर जो अभी एक पता नहीं क्या गैजेट करके कोई वेबसाइट है वो भी बड़ा अभी लगाते रहते हैं सेल्स। तो उस पर वो पावर बैंक्स और ये केबल वेबल चार्जर ये सारी चीज़ें बड़ी डेली यूज़ की चीज़ें हैं, तो वो काफ़ी कम में मिल जाती हैं फिर। लेकिन ये सही कह रहे हैं मोइज़ के उसमें जब जाते हैं ना तो वो हमें दिखाता है एयर फ्रेशनर 25,000 का। तो मैंने कहा एयर फ्रेशनर पे लगा के मुझे क्या दिखा रहा है, मुझे तो ये बताओ कि केबल जो है वो फास्ट चार्जिंग वाली वो कितने डिस्काउंट है। अच्छा जी, तो इसके साथ ही इंशाल्लाह आज की हम क्लास को अख्तिताम करते हैं। मेरा ये ख्याल था कि हम थोड़ा सा ना इमेज वाले चैप्टर को कंप्लीट कर लें, लेकिन आज हमारी जो डिस्कशन है वो बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन हुई, ठीक है। इसको प्लीज़ सब लोग याद रखिएगा और फ्यूचर में हम ये जो हमने बात की है इसका रेफरेंस आखिर तक कोर्स के चलता रहेगा। बहुत सारे पॉइंट पे मैं आपको बताऊंगा कि यार ये जो हमने पढ़ी है ना बात, ये डिज़ाइन है, ये डिज़ाइन है या नहीं है, ये वाली बात थ्रू आउट द कोर्स पूरी चलती रहेगी। तो ये प्लीज़ इस बात को भूलिएगा मत, ये डिज़ाइन वाला जो हमने एलिमेंट आज पढ़ा है, ठीक है जी। और कोशिश करूँ मैं कि जल्द से जल्द इस क्लास की रिकॉर्डिंग को अपलोड कर दूँ। और आप लोगों को जो असाइनमेंट आज दिया गया नंबर 1 ये दिया गया है, इमेज का जो चैप्टर में शुरू में बना हुआ है वो आपने अपने हाथ से बनाना है। नंबर 2 आपने जो ये यूज़र एक्सपीरियंस वाले टॉपिक पे रिसर्च करनी है, ठीक है जी। चलिए अल्लाह हाफिज़। काफी अमन। तो क्या था आपने